नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है जी आप सभी के, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी का स्वागत है दोस्तों। ये क्लास नंबर 3 है आपके इस पर्टिकुलर कोर्स की। एंड अभी हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसे हम करीब 2 घंटे तक पढ़ चुके हैं। पहली क्लास तो करीब आधे से 1 घंटे की हुई थी, दूसरी क्लास तो करीब 1 से 1.5 घंटे के आसपास हुई थी। आज उसी टॉपिक की तीसरी क्लास है जिसके अंदर हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक बार आप कंफर्म करें आप सभी को आवाज़ साफ आ रही है तो मैं कहानी को शुरू करता हूँ। ऑल गुड है, ठीक है जी। आज हम सारी साइट्स पूरा करेंगे। अभी तक हमारी करीब करीब 15 साइट्स हो चुकी हैं। तो ये भी आप समझ पा रहे होंगे कि 2 क्लासेस में 15 और तीसरी क्लास में 25 है ना, 25 से ज़्यादा ही है। तो एक बड़ा टास्क रहेगा अपने पास। तो उसी के लिए फिर से आज क्वेश्चन टैब बंद करा गया है। और देखिए, क्वेश्चन टैब का इस्तेमाल आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि हर क्लास में आपको कुछ ना कुछ पूछना ही पूछना है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है, मैं आपके लिए बैठा हूँ। बट बहुत बार क्या होता है कि बहुत ही ऐसे डाउट्स आ जाते हैं जो गूगल करते ही आपको मिल जाएँगे। आपने भी कई बार देखा होगा, हो सकता है आपने खुद ने ही भेजा हो। ये मैं इस क्लास की नहीं, इन जनरल बात करूँ तो ऐसे डाउट्स के लिए 1-1, 2-2 दिन वेट करना, ये आपकी तैयारी को रोकता है। तो जो छोटे-छोटे फैक्चुअल डाउट्स हैं वो सीधा इंटरनेट से क्लियर करा करें। जो डाउट्स इंटरनेट क्लियर नहीं कर सकता, मान लेते हैं कोई ऐसा डाउट आ गया जिसका सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे मिल नहीं रहा, डिबेटेबल है, डाउट है, कुछ भी है, या तैयारी एसोसिएटेड मसला है, तो वो भेजिए जिससे कि मैं आपकी उस सेंस में मदद कर पाऊँ। सिंपल-सिंपल क्वेश्चन भेजेंगे तो उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए तो और आसान ही रहता है बताना। बट ये है, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी कहानी। क्या आप तैयार हैं पूरे तरीके? आप ज्योग्राफी का पुराना कोर्स लगा लीजिए, हेलसिंकी जी। ओल्ड कंटेंट जैसा कुछ नहीं होता ज्योग्राफी में। कोई आपको 2000 साल पहले भी अगर आके पढ़ाता तब भी वो हिमालय वहीं थे, आज भी हिमालय वहीं है। अगर आप फिर भी लेटेस्ट वाली चीज़ थोड़ी-सी सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, उसके लिए आप पुराना कोर्स लगाएँ, साथ में लेटेस्ट एमसीक्यूज़ लगा लीजिए जो एसएससी के हैं, इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है? चलो शुरू करते हैं जी कहानी। आज की जो फाइल मैं आपके लिए अपलोड करूँगा वो चाहें तो आप क्लास के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। विद एनोटेशंस हमेशा से ही मैं बेहतर मानता हूँ, बिकॉज़ उसमें है ना, टीचर का टच मिल जाता है, क्या लाइन इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे स्टार है, कहाँ पे अंडरलाइन है। बट अगर आप चाहें तो विदाउट एनोटेशन भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और चाहे तो आप दीन दुनिया में भी बाँट सकते हैं। बट सच बोलूँ, अगर आप ज़रा से भी समझदार होंगे तो आप ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज़ मेरी मेहनत हो चुकी है। अब आप कितने समझदार हैं सब उस पे डिपेंड करता है। आप बाँट भी देंगे तो किसी और का सिलेक्शन हो जाएगा। किसी का तो होगा इस फाइल से सिलेक्शन, अभी आप जज कर लो कि आपको अपना कराना है या फिर किसी और का कराना है। ठीक है? मैं वो काम जनरली नहीं करता हूँ कि वाटर मार्क लगवा दिए, टीम से खुद लगा दिए, मेरे को वो सब इतना पसंद नहीं है। कंटेंट है, ठीक है। कोई कोई और अदरवाइज़ भी फॉलो करना चाहे तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो शुरू करते हैं कहानी। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की फाइल मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है। हारमोनियम मैंने अपना उठा लिया है, जिसे अंग्रेजी में कीबोर्ड कहता हूँ मैं। और पहले की जो साइट्स हैं उन्हें मैं इग्नोर करता हुआ गोली माफिक स्पीड में आगे बढ़ूँगा। कहानी को शुरू करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एल्लोरा केव कौन से राज्य में है? 2-4 छोटे-छोटे सवाल। ठीक है, ये जो नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कौन से राज्य में है? चंपानेर, पावागढ़, महाराष्ट्र, गुजरात 2 आ रहे हैं। हो सकता है महाराष्ट्र पिछले वाले का आंसर दे रहे हो तो ठीक है। ठीक है जी। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहाँ पर है? बहुत फेमस टर्मिनल है। गोवा गलत आंसर है इसका। मुंबई रेलवे स्टेशन आप इसे कह सकते हैं सिंपल भाषा में अगर बोले तो। ये पोर्शन हमारा पूरा हो चुका है। धौलावीरा हो चुका है, एलिफेंटा केव हो चुका है, उदयपुर सीकरी भी पूरा हो गया। चोल मंदिर शायद नहीं हुए हैं, चोल मंदिर भी हो गए हैं। हम्पी भी हो गया है, उत्तरकल भी हो गया है। ये हो गया या नहीं हुआ? यस और नो? हो गया है। आई थिंक ये हो गया है। मुझे राजस्थान के जो फोर्ट्स है वहां से कहानी को शुरू करना था। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे और काफी अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, इमोशंस से नहीं पढ़ना, फैक्चुअली चीज़ों को याद करना है, आगे बढ़ना है। दूसरे नंबर पे ये मैं आपको बता दूँ कि ये आरएएस की तैयारी नहीं हो रही है, तो उतना ही पढ़ाया जाएगा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट पॉइंट ऑफ व्यू पे है। आप सोचिए कि मैं हर महल के अंदर आपको लेके चलूँगा और मैं आपको सीढ़ियाँ गिनवाऊँगा, उसकी ऐसा नहीं होगा। जो पेपर पूछता है डब्ल्यूएचएस से, बस वो पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान से आपको राजपूत याद आएँगे और राजपूत से सबसे पहले आपको याद आएँगे वॉर्स, बड़ी-बड़ी बैटल्स जिसमें वो लोग लड़ा करते थे। अधिकतर जीता करते थे और कुछ नहीं भी जीता करते थे। लेकिन अल्टीमेटली उनकी जो अंदर योद्धा वाली बात है वो आपको सबसे पहले याद आएगी। और देखिए, सिर्फ लड़ाई से कुछ नहीं होता, स्ट्रैटेजी से बहुत कुछ होता है। अधिकतर जगह अगर आप देखेंगे राजस्थान में तो आपको छोटे छोटे बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे।
राजस्थान के बीच में से जो है अरावली पर्वत श्रृंखला जा रही है और भी बहुत सारे इलाके में आपको छोटे-छोटे पहाड़ देखने को मिलते हैं। और राज करने के लिए सबसे स्मार्ट मूव होता है पहाड़ के ऊपर एक महल बना देना और वहाँ पर पावर का कंसंट्रेशन कर देना। क्यों? क्योंकि जब आप पहाड़ के ऊपर होते हैं, तो वहाँ से अटैक ईज़ी होता है और जो नीचे से ऊपर आ रहा होता है, उसके लिए डिफेंस बहुत मुश्किल होता है। वॉर्स में जनरली यही होता है कि जो ऊपर होता है वो जीतता है। आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, आजकल बहुत अलग-अलग चीज़ें आ गई हैं, हेलीकॉप्टर्स ये वो, बट पहले के वॉर्स में जो है जो ऊपर है वो जीतेगा मोर देन 90% ऑफ द चांस। अगर आपने शेरशाह जो है मूवी देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि जो बत्रा जी थे हमारे देश के, उनकी जान जो गई थी वो सिर्फ इसलिए गई थी या जान उन्होंने जो दी थी वो इसलिए दी थी जिससे कि वो उस चोटी को हासिल कर सके। यही है ना कहानी। उन्होंने जो अपनी जान का बलिदान दिया या फिर जो फिंगर्स वाली बात अब पता नहीं आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी, जो इंडिया चाइना का बार बार चलता रहता है पैंगोंग सो, ये लद्दाख वाले हिस्से में, साई चीन लद्दाख वाले हिस्से में, वहां पर भी सारी फाइट यही है कि जो ऊपर है वो जीतेगा। तो अब भले ही आज कितनी भी टेक्नोलॉजी है, बट पहले और आज हमेशा से ही जो ऊपर रहा है वो जीता है। क्या थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाया। अब हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, सारे के सारे या अधिकतर जो महल है वो ऊपर बनाए जाते थे। रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। हमारी पिछली क्लासेस देखें। 2013 में इसे हमने ऐड करा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, ठीक है। बहुत सारी कहानी आपको स्क्रीन पर दिखेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इनमें से अधिकतर स्टोरीज आपके खुद रीडिंग के लिए है, इसलिए ऐड करी गई है जिससे कि अगर आपको और एक्स्ट्रा जानना हो तो आपको कोई तकलीफ ना हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पे वो पूछेगा कि हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान कौन से ईयर में ऐड करे गए, या फिर ये पूछ सकता है कि कौन कौन से फोर्ट्स इसके अंदर आते हैं। तो अगर वो पूछेगा जी कब ऐड करे गए तो 2013, वो पूछेगा कौन कौन से फोर्ट्स इसमें आते हैं तो आप कहेंगे जी टोटल 6 फोर्ट्स इसके अंदर आते हैं, जो आप यहाँ पर नाम देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जयपुर, झालावाड़ और जैसलमेर, ये 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। ये शहरों के भी नाम हैं। और देखिए अभी आपको भले ही आसान लग रहा है, लेकिन जब पेपर में वो घुमाएगा ना एक आध ऐसा नाम दे देगा जो सच में मुश्किल होगा। आपने हो सकता है कोई किला सुना हो और आपको पहचानना हो कौन-सा इसमें काउंट नहीं होता। तो सजेशन है इसे मल्टीपल टाइम्स पढ़ लीजिएगा और हो पाए तो लिख कर याद कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी सब भी जगह ही है स्ट्रेंज। जैसलमेर एक जगह है ना? जयपुर एक जगह है, सवाई माधोपुर एक जगह है, तो ये आज के जिले बन गए हैं अधिकतर इसमें से। और वो जिले इसलिए बने हैं क्योंकि वो अपने आप में एक आप कह सकते हैं एक टाइम था जब सेंटर ऑफ पावर थे। बिल्कुल तमन्ना ने जैसे लिखा, कल को इसमें जोधपुर दे देगा तो वो एक मुश्किल सवाल बन जाएगा, बिकॉज़ हमें लगेगा यार शायद झलावर नहीं होगा या हो सकता है जोधपुर हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू पे चीज़ें मुश्किल रहती है, भले ही अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो आपको आसान लग रहा है। थोड़ा-थोड़ा डेटा समझा देते हैं। जो चित्तौड़गढ़ का किला है, ये मेवाड़ की कैपिटल रहा है और मुगल एम्परर अकबर ने इसे एंड में जो है कैप्चर करा था। तो मुगलों से राजपूतों की जो कहानी है वो आपने मूवीज़ वगैरह में भी शायद देखी होगी, अगर आपने जोधा अकबर या कुछ ऐसी सिमिलर मूवीज़ देखी हैं। तो अकबर की स्ट्रैटेजी शुरू से ही काफ़ी अलग थी कि पूरे तरीके से सामने वाले को खत्म नहीं करना, किसी तरीके उसे अपना सबऑर्डिनेट बना लेना है, ठीक है? अब उस कहानी पे हम नहीं जाएँगे, वो हिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात है वो है ये, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फोर्ट ऑफ राजस्थान? यहाँ से ऐसे सवाल क्रिएट होंगे। चित्तौड़गढ़ किले पे आपको टिक करना है। इसी तरीके दूसरा कुंभलगढ़ राणा कुंभा के द्वारा ये बनवाया गया था और महाराणा प्रताप जी का जन्म यहीं हुआ था। मैं जानता हूँ कि आप डिटेल जानना चाहते हैं, बट मैं आपको नहीं पढ़ा रहा बिकॉज़ जैसा मैंने पहले बोला आरएएस की तैयारी नहीं कराई जा रही। डब्ल्यूएचएस पढ़ाया जा रहा है तो उतना ही बताया जाएगा। डिटेल में पढ़ना है तो इंटरनेट आपके लिए खुला है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है जी? बढ़िया सी बात देखो, 38 किलोमीटर लंबी वॉल। ये वॉल क्या है? ये वॉल बेसिकली है कि आपका इलाका और दुश्मन का इलाके के बीच का गैप, या फिर इस लाइन के पार आना मतलब लक्ष्मण रेखा को लांघना और उसके बाद मौत पक्की है, वो वाले सारे कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी? ये 38 किलोमीटर्स लंबी वॉल है ऐसा माना जाता है एंड ओवर 38 है तो जनरली 38 39 ही आपको दिखेगा। जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सेकंड लार्जेस्ट वॉल है। ठीक है जी? तो आप ऐसा भी कह सकते हैं इसे ग्रेट वॉल ऑफ राजस्थान, ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ भी आपको दिखे तो आप जो है अपना उसमें मार्क कर सकते हैं। ठीक है जी? दिस इज अ बाउंड्री हमारी, अगर एक किला है तो उसकी बाउंड्री होगी ना, इस तरीके बाउंड्री होगी। तो यहाँ पर इस वॉल की बात हो रही है और पिछले पेज पे इस किले के साइज की बात हो रही है। ठीक है जी? नोट्स क्लास में नहीं बनाने हैं, नोट्स आपको बाद में बनाने हैं आराम से दोबारा क्लास को देखकर। ठीक है जी? रणथंभौर, ये आपने सुना भी होगा। रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ पर है जी? राजस्थान में। हम लोग रट्टे मारते हैं तो बस वहीं पर आपको किला भी जो है देखने को मिलता है। यस श्रेया, ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो बेसिकली इसी के एक्सप्लेनेशन को आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी? आप नाम देखेंगे थोड़े आपको अलग अलग दिख रहे हैं, मैंने ऐसा इसलिए करा है थोड़ा सा जिससे कि आप मल्टीपल चीजें एक साथ सीख पाएं। ठीक है? ये किला कहाँ पर है? पिछले पेज पे जो है नहीं नहीं आप समझे नहीं, फिर लोग मिक्स मिक्स कर दिया।
देखो मेरी बात सुनो, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूँ। 6 में क्या-क्या है पहले वो पढ़ा देता हूँ, या इससे आपको समझ आ जाएगा। झलावर में जो किला है वो ये है, समझ गए? यानी आपको जयपुर का ही दूसरा नाम मैंने दिखा दिया, सवाई माधोपुर का दूसरा नाम, यानी कि बेसिकली एक ही चीज़ 2 अलग-अलग भाषाओं के अंदर लिखी हुई है। जैसे यहाँ पर आपको झलावर लिखा दिख रहा है, वहाँ पर आपको किले का नाम लिखा दिख रहा है। ठीक है जी? अब पेपर के लिए आपको याद करना है डेटा, जैसे कि जैसलमेर का किला कौन से सन में बना था? जैसलमेर का किला किसने बनवाया था? जैसल जी ने, रावल जैसल जी ने बनवाया था, जो कि एक राजपूत राजा थे। ये 6 जो किले हैं, इन्हें मिलाकर एक साइट बोला जाता है, ठीक है जी? और जैसलमेर बहुत ज़्यादा गर्म जगह है। जैसलमेर आप मान के चलिए बिल्कुल रेगिस्तान के ऑलमोस्ट बीचों-बीच में उसे कह सकता हूँ, और उसके आगे भारत का थोड़ा-सा ही हिस्सा है, उसके बाद पाकिस्तान जो है शुरू हो जाता है। पोखरान वगैरह अगर आपने सुना है, तो पोखरान बहुत पास नहीं है, बट हाँ, फिर भी काफ़ी पास है, ठीक है? सर नोट्स नहीं बना, देखिए नोट्स क्लास में नहीं बनाने हैं। हो सकता है आपने क्लास 1 एंड 2 नहीं देखी हो, तभी आप ये कमेंट कर रहे हैं। नोट्स क्लास के बाद फाइल से प्रॉपर्ली बनाने हैं। इतना डेटा क्लास में लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएँगे। पहले चीज़ों को सीख लीजिए, घर पे उसके नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है जी? अभी तक हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं कि आपको स्क्रीन पर 6 नाम दिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा। अब मैं आपका होमवर्क देता हूँ। आपको पे बस एक घर पे काम करना है कि आपको मैच द फॉलोइंग करना है। मैच द फॉलोइंग कैसे करना है? जैसलमेर का किला उन 6 नामों में से किससे जुड़ा है? जैसलमेर से जुड़ा है। ये तो मैंने ही सॉल्व करा दिया। ये भी मैंने ही स्क्रीन पर सॉल्व करा दिया। ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क, ये आपका सॉल्व हो रखा है, ये भी आपका सॉल्व हो रखा है। आप समझ गए काम क्या है? मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा-सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिससे कि आपके मन में भी थोड़ा इंटरेस्ट आए। देखो, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ ये तो ऐसे का ऐसे ही लिखा है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ही आखिरी के दोनों भी लिखे हुए हैं। मतलब थर्ड लास्ट लिखा है और लास्ट वाला लिखा है। अब बस आपको ये देखना है सवाई माधोपुर का कौन-सा किला है और जयपुर का कौन-सा किला है। ठीक है? होमवर्क नहीं समझे दोबारा समझाता हूँ। भई चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ में कुंभलगढ़ का किला और जैसलमेर में जैसलमेर का किला। ठीक है? दोबारा बोला है। अब आपको बस ये बताना है कि बाकी 3 जगह पे कौन से 3 किले हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको दिखाई दिया था, अभी डिस्ट्रिक्ट लिखी थी, तो बचे हुए 2 बताने। बड़ा प्यारा-सा छोटा-सा होमवर्क है, मैं चाहता तो वहीं पे लिख देता, बट मैंने सोचा थोड़ा-सा आप इसी बहाने गूगल करेंगे, तो आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है? करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। क्या आपको हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान समझ आ गया? अभी के लिए हमारी क्लास पे आप फ़ोकस करें। क्लास की पीडीएफ आप सेशन खत्म होने के बाद खुद ही डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप एग्ज़ैक्ट अपडेट सेक्शन टाइप की पीडीएफ चाहते हैं, तो आप विदाउट एनोटेशन डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ आपके पास आ जाएगी। क्यों परेशान होते हैं? ठीक है? चलो, हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद की कई सारी स्पेलिंग है, लेकिन सान्या ये वाली स्पेलिंग यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली वहाँ से मैंने उठाया है, इसी वजह से मैंने इसे ऐसे ही लिखा लिखा रहने दिया है, ठीक है? उन्होंने इसे ऐसे लिखा है, तो मैंने भी इसे ऐसे ही लिखा, छोड़ा है, ठीक है? अहमदाबाद है, अपने को पता है कहाँ पर है जी? गुजरात में। अहमदाबाद कौन से राज्य की कैपिटल है? अहमदाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? आपका आंसर अगर गुजरात है, तो आप एक पापी इंसान हैं। गुजरात की कैपिटल अहमदाबाद नहीं है, इस सवाल का आंसर होगा किसी की भी कैपिटल नहीं है। ऐसे फँसना नहीं है सवालों में। जैसे मैं पूछूँ मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री? आप कहेंगे सर किसी की भी नहीं है। ठीक है? गांधीनगर बिल्कुल सही। तो हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद के बारे में थोड़ा-सा समझते हैं। सबसे पहले कौन से ईयर में इंस्क्राइब हुआ है? 2017। ईयर ऑफ इंस्क्रिप्शन याद करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी सजेशन दिया था कि आप इसे यहाँ से याद करिएगा और इफ पॉसिबल इसे क्रोनोलॉजी में लगा लीजिएगा। यहाँ पर अल्फाबेटिकली दे रखा है। आपको थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा 86 में क्या ऐड हुआ, 87 में क्या ऐड हुआ, 89 में क्या ऐड हुआ, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, सारा होमवर्क मैं नहीं करूँगा, थोड़ा-सा तो आप भी करेंगे क्योंकि पेपर आपका है, तो ऐसा तो नहीं है कि 100% ऑफ द वर्क मैं करूँ और जीत आपकी हो जाए। मैं चाहता हूँ ऐसा हो, बट ऐसा होता नहीं है, तो थोड़ा एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा घर पे। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद। आज मैं डाउट्स नहीं लूँगा निशा जी, आज क्योंकि कंटेंट ज़्यादा है और इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज डाउट्स नहीं लिए जाएँगे। 2017 में ये ऐड हुई है, याद रखेंगे, और ये गुजरात का एक बड़ा फेमस शहर है। बट फेमस होने से हेरिटेज का क्या मतलब है? थोड़ा-सा समझते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किसने बनाया है। ये बनाया गया था सुल्तान अहमद शाह के द्वारा 1411 में। कौन-सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। फिर से बोलता हूँ, किसने बनाया? सुल्तान अहमद शाह। नाम सुनते ही कितना अच्छा-सा कनेक्शन बन जाता है ना, कि अच्छा अहमदाबाद ऐसे है, जैसे मुरादाबाद मुराद बख्श के नाम पे रखा गया है, कुछ ये कनेक्शन है। तो इसलिए मैंने सोचा ये सब फैक्ट्स भी आपके लिए ऐड कर देता हूँ। कब बनाया गया है? 1411। तो इससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा क्या? बताओ? बिल्कुल होगा, बट वो एक प्रॉपर बड़ा शहर नहीं होगा। मतलब कुछ तो होगा, बट ऐसा कुछ छोटा-मोटा होगा जिसे दुनिया में जाना नहीं जाता होगा, बट यहाँ पर इन्होंने जो है उसे प्रेज़ेंस दी मैप के ऊपर। ठीक है जी?
और याद रखेंगे 1411 की बात है, तो 15th सेंचुरी पे टिक करिएगा, 14th सेंचुरी पे टिक नहीं करना। और ये कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी के किनारे है। इस पेज से सिर्फ 3 बातें उठानी है, 15th सेंचुरी दैट इज 1411, सुल्तान अहमद शाह और साबरमती नदी। बाकी सारी बातें पेपर में नहीं पूछ सकता। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये वही कहानी मैंने आपको दोबारा दिखा दी, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। मैंने जो सिखाना था मैंने सिखा दिया, बाकी आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं दोस्तों। हुमायूं का मकबरा, मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा है जो मैं बता दूं नया, क्योंकि अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है तो इससे ज़्यादा डिटेल में तो मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया ही था। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली के अंदर है, जवाहरलाल नेहरू JLN करके इसे बोलते हैं। ये आई थिंक आई एम नॉट वेरी श्योर बट वॉयलेट लाइन पे शायद, पक्का नहीं है, चेक करना पड़ेगा, कर लेते हैं चेक। ये रहा जी, JLN स्टेडियम, जी बिल्कुल सही। देख रहे हो जरा, खुद ही चुटकुला मार के खुद ही मैंने जो है सोल्यूशन निकाल दिया, देखो क्या करें। ठीक है जी, वॉयलेट पे है बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। और कमाल की बात ये है कि यहाँ पर एक बड़ी फेमस जगह है, कोई बता सकता है क्या है? SSC का हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही, प्रिंस ने सही लिखा। हर SSC एस्पिरेंट को ये पता होना चाहिए कि यहीं पर जो लोधी रोड वाला, आई थिंक CGO कॉम्प्लेक्स उसे बोलते हैं। अब हमारा तो नाता खत्म सा हो गया है वहाँ से, तो इतना नहीं पता, बट CGO कॉम्प्लेक्स करके बोलते हैं। उसी के सेकंड थर्ड फ्लोर पे जो है वो आपका DV वगैरह पहले लिया करते थे, अब तो DV बंद हो गया है। पहले आपको सिलेक्शन से पहले DV के लिए जाना होता था। ठीक है जी, तो वो यहीं पर आपको देखने को मिलता था। खैर आगे चलते हैं। हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली में है, और इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये वाइट मार्बल का है, शायद आप देख भी पा रहे होंगे फोटो में। तो ताजमहल वो पहला नहीं है जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल करा गया है, उससे पहले भी कई इमारतें बन चुकी हैं जिनमें संगमरमर का इस्तेमाल करा गया था। ठीक है जी, 1993 में जो है ये ऐड हुआ था WHS की लिस्ट में। ठीक है जी, और इसके अलावा ये आपको पता होना, ये सब वैसे तो मैं बता चुका हूँ, कुछ इसमें ऐसा खास है नहीं कि ये बाद में बनाया गया था, ये आपका होमवर्क है। किसने बनाया, बनवाया, जैसा भी कहें। देखिए 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, बट ये बना है 1570 में, तो डेफिनेटली किसी ने बाद में ही बनवाया होगा। देखिए बाबर के बाद, हुमायूं के बाद अकबर आया था, तो अकबर को हम टेक्निकली गलत नहीं कह सकते, बट बेगम जी मेरे हिसाब से एक बेटर आंसर रहेगा। बाकी थोड़ा ऑप्शन डिपेंडेंट है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए विद द पैटर्नेज, इसका मतलब क्या होता है जी? अंग्रेजी वालों आ जाओ मैदान में फटाफट। सपोर्ट, संरक्षण यानी गाइडेंस, हम सिंपल भाषा में कह सकते हैं कि इनकी गाइडेंस में बना था इन्हीं के बेटे, जिसे हम अकबर के नाम से जानते हैं। आपको एक तो ये पता होना चाहिए। दूसरा, फर्जी सवाल। फर्जी सवाल कैसे क्रिएट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखो, डोम का साइज बता दो, इसका एरिया बता दो कितने हेक्टेयर में बना हुआ है। इस तरीके के सवाल आपसे SSC पूछता है। ठीक है, और ये आप एक बार इससे गो थ्रू कर सकते हैं, सब डेटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। 42.5 या 42-43 याद रख सकते हो, उतना ऊंचा इसका डोम। डोम बोले तो गुंबद है, ये जो आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ गया ये ऊपर वाला। और ये करीब करीब जो है आपका 27 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। अब आपकी पता है क्या गलती है? आप ये नहीं सोचते कि हेक्टर एकड़ में क्या रिश्ता है, जबकि आप ये सवाल कई सालों से सोच रहे हो कि काश मैं गूगल कर लूं और मुझे पता लग जाए एकड़ हेक्टर क्या होता है। अब भी आपने नहीं पूछा, होमवर्क लेके जाइए। ये हेक्टर क्या होता है? ये कौन है ये हेक्टर? कभी समझ नहीं आया? दिशा कभी पढ़ा ही नहीं, बुरा मत मानना, सच बात तो ये कभी पढ़ा है आपने जो समझ आएगा? नहीं पढ़ा ना, तो फिर कैसे बताओ? जब हमने पढ़ा ही नहीं तो हमें कैसे समझ आएगा? होमवर्क ज्यादा हो गया? अरे मेरे सरकारी, क्या बात कर दी, ये तो काम ज्यादा हो गया। 4 साइन कर दिए आज तो मैंने, सारा काम आज ही कराओगे क्या? चलो, 42.5 मीटर हाई इसका डोम है, और बाकी ये मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी। एक बढ़िया चीज मैंने आपको जो है रीड करानी है, बिल्कुल लास्ट लाइन जो है आप रीड करो, बिल्कुल लास्ट लाइन। ओवर टाइम की नौबत कभी नहीं आती हिमांशु सरकारी में। अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो आपको काम करना नहीं आता। इस शब्द का मतलब क्या है? और ये देखिए 150 मुगल लोग यहाँ पे दफन है। देखिए 1560 और 1570 का जो आपको डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये चीज़ ना एक दिन में नहीं बनती, इसमें समय लगता है, कई कई साल लगते हैं, इस वजह से आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। 1570 आप ध्यान रखेंगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। ठीक है, 150 से ज़्यादा मुगल मुगल यहाँ पर जो है दफन है इस समय। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इसका मतलब सिंपली छात्रावास होता है, यानी जहाँ पे लोग रहते हैं। चलें दोस्तों आगे।
घर पे अगर इस फाइल को नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। घर पे पढ़ लेना इस फाइल को, और देखो घर पे जब आप पढ़ोगे तो आपको ये फायदा होगा, इतना बड़ा पेज दिखा तो उस पे एक छोटी सी चीज मार्क करी हुई दिख गई। ये आपने देखा तो आपने पैटर्नेज देख लिया, 42.5 देख लिया और 27 देख लिया। तो जब एनोटेशन यानी जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ इसके साथ वाली फाइल डाउनलोड करते हो जनरली अच्छा ही रहता है। ठीक है। श्याम देखिए, भले ही हुमायूं का ये मकबरा है, बट अकेला हुमायूं यहाँ पे दफन नहीं है। हुमायूं के अलावा भी करीब 150 लोग यहाँ पर जो है दफन है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है जैसे कि हुमायूं का मकबरा, ये एक मॉन्यूमेंट है यानी एक छोटी इमारत हो गई। छोटा मतलब एक शहर के मुकाबले छोटा। बट जयपुर एक ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा अपने आप में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जो है काउंट होता है। ठीक है, इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसे 2019 में ऐड करा गया था WHS की लिस्ट में। 2019 आपको ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है कि ये राजस्थान में है। बड़ी फालतू बात है बट स्टिल आपको पता होना चाहिए राजस्थान की कैपिटल जयपुर ही है। ये हवा महल है और बहुत फेमस है ये। मैं गया हूँ यहाँ पर घूमने, और तब मैं खिड़की नहीं गिन पाया था। मैं अपनी जो नोट्स वाली कॉपी है वो नहीं लेके गया था। वो मुझे पता था कि आप खिड़कियाँ पूछेंगे तो मैं आपके लिए पहले से वो होमवर्क करके आया हूँ। बिल्कुल सैंफर्ड, मैं जब वो प्लेस वाली बात करी थी मैंने सिर्फ हुमायूं के मकबरे वाली बात करी थी, बाकी जो आप लिख रहे हैं वो सही लिखा। 953 इसमें विंडोज़ हैं, और ये इसकी एंट्री फीस थोड़ी ज़्यादा लगी मुझे, उस समय थी 60-70 रुपये, अब तो पता नहीं कितनी होगी। और काफ़ी फेमस जगह है ये, पूरी सड़क ही काफ़ी फेमस है। आप इस सड़क पे अगर खड़े होंगे तो दूर दूर तक जो आपको दिखेगा वो हो सकता है गुलाबी ही दिखे। ठीक है जी। हाँ, मेरा मेंस का सेंटर पड़ा था, बिल्कुल सही याददाश्त है आपकी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एकमात्र बार जब मैं जयपुर गया हूँ वो अपना CGL का मेंस का पेपर देने गया। ठीक है जी। हवा महल में 953 विंडोज है, ये आपको पता होना चाहिए, पेपर आपसे पूछ चुका है। एक कहावत है, हवा महल के अंदर आज तक सिर्फ जयपुर के बाहर के, ये सब जगह के साथ है शिवा। ये अधिकतर जगह होता है। मैं बचपन में जब मैं 7th 8th क्लास के आसपास था तो मैं एक ऐसी जगह पे रहता था, मेरे घर से 2 घर छोड़ के जो तीसरी बिल्डिंग थी वो एक बहुत बड़ा मंदिर था जहाँ पे लोग दूसरे दूसरे शहर से आते थे। और मैं वहाँ पर सिर्फ तब जाता था जब वहाँ धर्मशाला में किसी की शादी पार्टी हो रही होती थी, फ्री का हलवा पूड़ी खाने। मतलब समझ गए ना बचपन में कैसे चलता है। तो हलवा, गाजर का हलवा, मूंग की दाल का हलवा खाते खाते एक पत्ता लेके आ गए। मैं सिर्फ तब जाता था। तो जो आप लिख रहे हैं वो सही है और वो काफ़ी जगह के लिए जो है लागू होता है। खैर आगे चलते हैं। अ, हवा क्या क्या सिखा रहा हूँ ना मैं भी आपको, कितनी गलत चीज़ सिखा रहा हूँ। हवा महल 953 विंडोज़ जो है इसमें होती हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए। और ये जयपुर में आपको देखने को मिलता है। एक बच्चे ने 1727 लिखा था, आपने बिल्कुल सही फरमाया था। साथ में ये भी याद रखिएगा कि ये जो है जय सिंह द्वितीय जी ने बनवाई थी। द्वितीय भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। नाम में ही आपको दिखेगा जय वर्ड है तो वो तो पहचानना आसान होगा, बट जय सिंह द्वितीय आपको ध्यान रखना है। और कब बनवाई गई थी? 1727 में। ये सवाई, महाराजा, ये सब टाइटल्स होते हैं जो कि सम्मान के रूप में दिए जाते हैं। जैसे सवाई जो शब्द है वो सवा है, सवा का मतलब क्या होता है? 1.25, दैट इज 1+, यानी एक से ज्यादा। ये सम्मान के रूप में दिया जाता है कि आप सवाई हैं। सवाई का मतलब आप नॉर्मल से आप ज्यादा हैं, आप ज्यादा एबल हैं। ऐसी महाराजा जो टाइटल है वो राजा से भी बड़ा राजा यानी महाराजा, उस रूप में जो है दिया जाता है। ठीक है। आई होप यहाँ तक की बात आप समझ चुके हैं। कहानी को आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं रामप्पा मंदिर तेलंगाना की। आप अगर नोटिस करेंगे तो मैं क्रिस्प बातें कर रहा हूँ, मैं लंबी चौड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये कोई यूपीएससी का, स्टेट पीएससी का कोर्स नहीं है। सीधी बात, नो बकवास। आपसे पूछेगा रामप्पा मंदिर कहाँ है, आपको तेलंगाना पे टिक करना है, आगे बढ़ना है। ज्यादा पूछेगा तो डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन पूछेगा, वो भी आपको आपके सामने दिख जाएगी। ठीक है जी। उसके अलावा हो सकता है आपसे पूछ ले कि कहाँ पर है, तो आप ध्यान रखेंगे पालमपेट नाम की जगह है हैदराबाद के पास। हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, और यहाँ पर आपको जो है देखने को मिलता है। ठीक है। इसके 2 नाम हैं, एक रामप्पा मंदिर, एक रुद्रेश्वर मंदिर, ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर। आप दोनों ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको रामप्पा मंदिर दे दे, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, और दूसरा ककातिया रुद्रेश्वर मंदिर भी दे सकते हैं। ठीक है जी। ये आपको तेलंगाना के अंदर देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, शिव जी का मंदिर है ये आपको पता होना चाहिए। किसका मंदिर है जी? शिव जी का मंदिर है। ये इंपॉर्टेंट बात है आपके, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। कौन सी नदी के किनारे है? दिशा जी एक सवाल पूछ रही है, कोई बताना चाहेगा? ये सवाल रेलिवेंट क्यों नहीं है दिशा का? मैं बताता हूँ, क्योंकि ये हैदराबाद में नहीं है। हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर है। हैदराबाद का आंसर आप दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपका फोकस डाइवर्ट हो रहा है। बेटा ऐसे जो सवाल होते हैं उन्हें अपनी कॉपी के कोने में नोट करते हैं, कमेंट में नहीं, क्योंकि उससे क्या होगा, अब आपका फोकस हट गया। अब फोकस हटने से क्या हुआ, आप भूल गए कि हम क्या पढ़ रहे थे। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें एक तरीके का डेटा दिमाग में लेना है तो दूसरे को हमें नोट करना पड़ेगा। ठीक है। 2023 का सवाल है ये वाला, राजेश कह रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। और शिव जी का मंदिर है, ये आपको पता होना चाहिए। रुद्रेश्वर मंदिर है, रामप्पा मंदिर है, पालमपेट नाम की जगह है, जो कि तेलंगाना में देखने को मिलती है। तेलंगाना इतना बड़ा नहीं है कि वो 200 किलोमीटर की दूरी को हम निगलेक्ट कर दें। 200 किलोमीटर काफी होते हैं अगर आप तेलंगाना के साइज को देखते हैं। पालमपेट लिखा है यहाँ पर। आगे चलते हैं जी। ये बताने की जरूरत नहीं है कि ककातियास ने इसे बनवाया होगा। शिव मंदिर है,
पालमपेड़ गांव है, तेलंगाना राज्य है। ठीक है जी, हमारी गूगल कर लेना शहर कौन सा है या जिला कौन सा है, वो आपको इंटरनेट में मिल जाएगा। ककातिया रुद्रेश्वर या रामप्पा मंदिर जो है तेलंगाना में है, ककातियास के द्वारा बनवाया गया है। पालमपेड़ गांव है, तेलंगाना जिला है, शिव जी का मंदिर है। उस पेज का जो क्रक्स है वो मैंने आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा दिया है। एक छोटा सा टेस्ट हो जाए, कोई बता सकता है कि अ, हम्म, राजस्थान के कितने किले ऐसे हैं जिन्हें हम हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में काउंट करते हैं यूनेस्को की WHS में? ठीक है, बहुत बढ़िया। आप में से कोई मुझे बता सकता है हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? 953। ठीक है जी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो रामप्पा मंदिर है ये कौन से देवता का मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, और बहुत सारी बातें जो है इस बारे में हम अभी करेंगे। और डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है इसका 1986 है, ये मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है बिकॉज खजुराहो कई बार SSC ने पूछा है, तो इसका डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन जो एटलीस्ट पढ़ ही लेना। ठीक है जी। आपको क्या क्या पता होना चाहिए? चंडेल्स के समय जो है इसे बनवाया गया है, और ये एपोजी वगैरह को आप इग्नोर कर सकते हैं। सीधी बात नो बकवास ये है कि ये आपको देखने को मिलता है MP के अंदर। और कौन से दो धर्मों से एसोसिएटेड है? हिंदू धर्म और जैन धर्म। ठीक है, इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कौन सी डायनेस्टी से जुड़ा है? चंडेल डायनेस्टी से जुड़ा है, ये इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अच्छा, बहुत बढ़िया स्ट्रेंजर। आगे बढ़ते हैं जी। माना जाता है कि टोटल जो है 85 मंदिर हुआ करते थे, जिसमें से अब आपको वहाँ पर जो है 22 मंदिर देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारे मंदिर जो है वो नष्ट हो गए हैं, और ये नागर स्टाइल जो होता है आर्किटेक्चर का, उस पे बेस्ड है। नागर स्टाइल वगैरह क्या है आगे चल के होपफुली हम समझेंगे। फिर से रिपीट करा गया है कि ये हिंदू और जैन धर्म से एसोसिएटेड है। देखिए, सटीक बात पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स 1986 में ऐड हुआ यूनेस्को की लिस्ट में, नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल 22 मंदिरों का ये आप मान सकते हैं ये एक समूह है। और उसके अलावा आई थिंक चंडेल डायनेस्टी से एसोसिएटेड है, ये आपको पता होगा तो काफ़ी रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। पहले PDF पहले दे, नहीं नहीं नहीं, उससे कुछ भी समझ नहीं आएगा बेटा आपको। PDF से PDF बाद में पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मुझे कोई PDF देने में दिक्कत नहीं है, बट PDF बाद में पढ़ने से फायदा होता है। खैर, आगे चलते हैं। बोध गया, अबाउट लिखा है 20 के आगे, पढ़िए आप ध्यान से पढ़िए। अबाउट 20 रिमेन, अबाउट, और वहां पर मैंने सटीक नंबर लिख दिया। स्क्रूस बाय बोथ, जनरली नेचर इज नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, जनरली रूलर्स डू। रूलर्स ही करते हैं ऐसा काम, नेचर नहीं कर पाता, जो बात सच है। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बोध गया, बिहार, 2002 में ऐड करा गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। और ये बड़ा ऑब्वियस है कि ये बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है, और ये बिहार के अंदर है। गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में जब भी हम पढ़ते हैं अपने एंशिएंट के कोर्स में, वहां पर हम बोध गया के बारे में जरूर पढ़ते हैं। कोई बता सकता है वो जीवन का कौन सा पड़ाव है जो बोध गया से जुड़ा है? सलोनी, यस, समटाइम्स में तो कुछ भी आ सकता है। महाज्ञान की प्राप्ति, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गया जी के नाम से भी हम कह सकते हैं इसे, गया जी वगैरह भी लोग कहते हैं कि गया जी यहाँ पे है। ठीक है, बोध गया वैसे इसे बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं जी। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा है। अब ये माना जाता है कि सबसे पहला मंदिर जो है वो यहाँ पर अशोका ने बनवाया था, यानी किंग अशोक ने बनवाया था। बट आज जो भी आपको वहाँ देखने को मिलता है वो अशोक के समय का नहीं है, वो जो है उससे भी करीब 800 साल बाद का है, करीब करीब। ठीक है जी। और आपको बस ये ध्यान रखना है कि माना जाता है कि किंग अशोक ने सबसे पहला मंदिर वहाँ बनवाया था। रीजन आप समझ गए ना, भले ही किसी और ने बनवाया हो, लेकिन ये इतने महान है कि बुद्धिज्म को बढ़ावा इन्होंने दिया आगे चल के। शायद आपको पता होगा इनके बच्चे भी श्रीलंका गए थे, वहीं से वो धर्म और दूर तक फैला। तो हो सकता है इस वजह से इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है इस चीज़ का। बाकी ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये गौतम बुद्ध के जीवन से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। ये एक बढ़िया बात आ गई है, माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले बताएं यहाँ तक आपको कोई तकलीफ? आई होप सब बिल्कुल ठीक होगा। माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पहाड़ पे ट्रेनें आसानी से आपको क्यों देखने को नहीं मिलती। पहाड़ी सफ़र आज भी बसों से ही क्यों होता है, गाड़ी से ही क्यों होता है? क्योंकि पहाड़ काफ़ी कच्चे होते हैं, और पहाड़ आसानी से जो है बारिश-वारिश की वजह से उसमें भूस्खलन, जिसे आप लैंडस्लाइड कहते हैं, वो सब आ सकता है। और देखिए, सड़क को ठीक करना मुश्किल काम है, लेकिन उससे मुश्किल काम है रेल की पटरी को ठीक करना। सड़क जैसे-तैसे आप फिर भी ठीक कर सकते हैं, कुछ दिनों के अंदर। हमारा जो BRO है और भी कई सारी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो दिन-रात काम करती हैं उस पे। बट स पटरी ठीक करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज़ पटरी में क्या है ना, पटरी अगर आधा फुट भी हिल गई ना, तो ट्रेन ने उतरना है पक्का। और क्योंकि ट्रेन को ऐसे गोल-गोल, गोल-गोल घूम के जाना होगा, तो सेंट्रीपेटल फ़ोर्स और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से वहाँ पर रिस्क बढ़ता जाता है।
इसीलिए जनरली आपको पहाड़ी क्षेत्र में जो है देखने को नहीं मिलती हैं रेल की पटरियाँ। आप नैनीताल, भीमताल, सातताल, नकुचिया ताल कहीं पर भी जाएँगे तो वहाँ पर आपको बसों से या गाड़ियों से ही जाना होगा और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट फिर भी हमारी जो कमाल की इंजीनियरिंग है उसका इस्तेमाल करते हुए देश में 3 ऐसे जगहें हैं जहाँ पर आपको रेलवे देखने को मिलती है। बट ये जो रेलवे है ये वैसी नॉर्मल वाली ट्रेन नहीं है। नॉर्मल ट्रेन जो है काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में। इसे हम जनरली आम भाषा में टॉय ट्रेन कह देते हैं और ये साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। आपने अगर सलमान खान की मूवी देखी है जिसमें वो ऊटी जाते हैं जॉनी लीवर के साथ, तो जिस ट्रेन से वो उतरते हैं जब उन्हें बूढ़े से अंकल लेने आते हैं, मूवी का नाम मैं नहीं बोलूँगा, बस ऐसे सुन लेना, मूवी का नाम देखते आप में से कौन बता सकता है। तो वो जो ट्रेन से उतरे हैं वो आई थिंक वो जो है एक टॉय ट्रेन ही होगी शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर बट आई थिंक वो वही होगी। उसके अलावा अगर आपने जब भी मेट देखी है तो उसमें भी वो अपनी सफ़ेद रंग की मर्सिडीज़ को बीच सड़क में जो है छोड़कर चले जाते हैं ट्रेन में बैठने, कमाल की बात है। गाड़ी कोई बात नहीं, मर्सिडीज़ ही तो है, कोई बात नहीं, अपने आप आ जाएगी वो। टार्ज़न द वंडर कार पार्ट 2 प्रो मैक्स है शायद उनके पास। तो वो जो दूसरी ट्रेन आपने देखी थी वो शिमला, कालका वाले इलाके में वो घूम रहे थे, वो भी शायद एक टॉय ट्रेन ही रही होगी। ठीक है जी, कोई बात नहीं, आप मूवी नहीं समझे, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। हम बूढ़े हो चुके हैं, आप शायद उतने बूढ़े नहीं हैं, इस वजह से आपने मूवी नहीं देखी होगी। सेकंड मूवी जो थी वो जब वी मेट थी, पहली मूवी को आप जाने दो। देखो, माउंटेन रेलवेज़ ऑफ इंडिया, मैंने आपको 2 नाम तो बोल दिए 3 में से, तीसरे से जुड़ी मैंने कोई मूवी देखी नहीं तो मैं बता नहीं पाया। एक तो मैंने आपको शिमला वाला इलाका इमेजिन करा दिया, एक ऊटी वाला इलाका इमेजिन करा दिया, ठीक है? अब अगर आप ऊटी को देखते हैं तो ऊटी है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में आपको ऊटी देखने को मिलता है और ये ऊटी वाला हिस्सा जो है आपको नीलगिरी के पास देखने को मिलता है। स्क्रीन पर आप ज़रा-सा फोकस करें। 3 रेलवे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दार्जिलिंग, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल, ये सबसे पहला था, याद रखेंगे, ठीक है? जो कि 1881 में चालू हुआ था। ठीक है? दार्जिलिंग में ही एक जगह है घुम, GHUM, वो रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊँचा रेलवे स्टेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है या नहीं है, बस एक एसएससी का सवाल मेरे दिमाग में आया तो आपको बता दिया। घुम रेलवे स्टेशन GHUM, दिस इज़ द हाईएस्ट रेलवे स्टेशन ऑफ इंडिया। दार्जिलिंग में ही पड़ता है वो। और एसएससी ने ये नहीं पूछा था कौन-सा रेलवे स्टेशन है, एसएससी ने पूछा था कौन से राज्य में है। तो शायद ऑप्शन में उसने लद्दाख वगैरह जो है दिया था, लद्दाख, वेस्ट बंगाल और 1-2 और। तो उसमें लोग लेह लद्दाख वाले से थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गए थे, बट ये वेस्ट बंगाल उसका सही आंसर होना था। ठीक है जी? और इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा-सा ये कहाँ पर है मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ठीक है? नीलगिरी माउंटेन रेलवे, ये फाइनली जो है कंप्लीट होता है 1908 में। ठीक है जी। और तीसरा है कालका शिमला रेलवे। कालका जी आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना तो जाने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कालका जगह का नाम है, कालका जी दिल्ली के अंदर भी है। ये दिल्ली वाले की बात नहीं हो रही है, ये हिमाचल वाले इलाकों की बात हो रही है। ठीक है जी। ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक दार्जिलिंग, एक नीलगिरी और एक कालका शिमला। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, नीलगिरी तमिलनाडु मेनली, और नहीं, दार्जिलिंग श्याम वेस्ट बंगाल में है। ठीक है? सब डेटा बता दूँगा, इंस्क्रिप्शन वगैरह वैसे सब फ़ाइल में है वैभव, कहीं छूट भी जाएगा तो आप वहाँ से पढ़ लेना, पहले पेजेज़ में सब डेटा है। और उसके अलावा कालका शिमला। ठीक है जी। ये कुछ फैंसी फ़ोटो मैंने आपको दिखा दी है, आई एम नॉट श्योर ये वही वाली ट्रेन होगी, कौन-सी होगी, बट इन्होंने जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे फ़ोटो दे रखी थी, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए ऐड कर देता हूँ। फैंसी है, क्या जाता है, थॉमस करके एक कार्टून भी आता था, उसमें ऐसी ट्रेनें चलती थी, बस उसकी आँख और मुँह होता था। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दार्जिलिंग को कनेक्ट करती है, ये न्यू जलपाईगुड़ी, ये सब जगह है वेस्ट बंगाल के प्लेसेस है जो कि घूम या घुम से पास होती है। ठीक है? ये सब मुझे नहीं लगता आपसे कोई पूछेगा, 3 लूप, ज़िगज़ैग, ग्रेडिएंट वगैरह क्या होता है, ये सब आपसे कोई नहीं पूछने वाला है, इसे आप इग्नोर कर सकते हैं। कालका शिमला के बारे में भी और कहानी आपको दे रखी है, और इसके अलावा जो है नीलगिरी के बारे में भी आपको कहानी दे रखी है। ये सब फैक्ट्स मैं ऑलरेडी आपको पिछले पेजेस पे दिखा चुका हूँ। आप आराम से इस सिंगल पेज को रीड करेंगे तो इससे आपका काम बन जाएगा। आने वाले 3 पेजेस को आप इग्नोर कर सकते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया योगेश। चलो जी। क्या यहाँ तक आपको कोई भी कैसी भी तकलीफ है? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि डेटा आसान है, मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये डेटा इम्पोर्टेंट है। घर पे आपकी एफर्ट जो है लगेगी। चलें आगे, घर पे एफर्ट आपको ज़रूर लगाना होगा। ये ग्रेडिएंट वगैरह विकास वैसे कोई नहीं पूछता, फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। ट्रेन का वज़न क्या होगा, उन सब पे डिपेंड करता है रूलिंग ग्रेडिएंट क्या है। अलग-अलग टाइप की जो ट्रेनें हैं, उनकी जो पटरियाँ हैं, वो एक सर्टेन लेवल ऑफ वेट ही सह सकती हैं, और वेट यहाँ पर स्टैटिक वेट नहीं, डायनामिक वेट होता है। यानी जब ट्रेन चलती है ना, तो उसका जो फ़ोर्स लगाने की क्षमता होती है, जो आप वेट से भी एसोसिएट कर सकते हैं, वो ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मूव कर रही है। तो ये रूलिंग ग्रेडिएंट बेसिकली उससे एसोसिएटेड है। गॉज बेसिकली दूरी होती है।
चलो जी, कई लोग कार्टून में अटक के बैठ गए हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? चुटकुला सुनिए, हँसिए और स्क्रीन पर फ़ोकस करिए। चुटकुले को एक्सप्लेन मत कीजिए। जो एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है वो तो आपसे समझी नहीं जा रही और चुटकुले के पीछे आप पड़े हुए हैं। कमाल करते हैं। चुटकुले हैं क्या, आप बताइए ज़रा? खैर कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं जी। कुतुब मीनार। कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट्स, यानी ये तो बात साफ है कि कुतुब मीनार में सिर्फ कुतुब मीनार नहीं आता, कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के नाम से आपने सुना होगा अगर आपने मुझसे हिस्ट्री पढ़ी है तो। अब जैसे वैभव ने एक सवाल पूछा था कि सर इसका डेट क्या है, तो मुझे पता था कि जब मैं फाइल बनाऊंगा तो हो सकता है किसी ना किसी की डेट छूट जाए, तो मैंने इसी फाइल की शुरुआत के 10-15 पेजेस में हर एक की डेट आपको दे दी है। कहीं पर रह गई हो तो आप वहां से उठा लेना, ठीक है? ये नैरो है। ठीक है योगेश? आगे बढ़ते हैं जी। कुतुब मीनार और उसके मॉन्यूमेंट्स, सिंपल सी बातें हैं। ये सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पेपर अपना जो आपका कोर्स है उसके अंदर सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने ही सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे उनके सम्मान में इसे बनवाया था। 1190s में शुरू हुआ था, 1229 में पूरा कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक और बाकी जो मंजिलें हैं वो उसी के गुलाम जो अगला बादशाह बने थे, जिन्हें रियल फाउंडर भी कहते हैं, इल्तुतमिश उनके द्वारा बनवाई गई थी। मजार की हाइट 73 है, मीनार की हाइट सॉरी 73 है। ये सब मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है? 5 स्टोरी है, ये सब कहानी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अभी के लिए हम आगे चलते हैं। बाकी डेटा भी आपके पास लिखा है कि ऊपर से कितना है और बेस पे कितना चौड़ा है, ये सब डेटा है आपके पास, आप इसे आराम से पढ़ सकते हैं। सुशांत हिस्ट्री कोर्स के लिए प्रतियोगिता मंत्रा सर्च करें, प्लस पे जाएँ, कंप्लीटेड में जाएँ, हिस्ट्री का कोर्स दिखेगा वो आप वहाँ से लगा लेंगे। टेपरिंग क्या होता है जी? कुतुब मीनार ऐसा दिखता है ना, तो टेपर है ये, यानी ऊपर से कम चौड़ा, नीचे से ज़्यादा चौड़ा। ऐसा क्यों है? सिंपली बिकॉज़ इट नीड्स स्टेबिलिटी। स्टेबल रहेगा अगर इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे रहेगा। सेंटर ऑफ मास नीचे रखने के लिए वज़न नीचे ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर कम। इस वजह से टेपरिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं बनाए जाते हैं। 1993 में जो है इसे ऐड करा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल फ्रस्टम जैसा आप इसे मान सकते हैं। और अगले नंबर पे आते हैं रानी की वाव। व्हाइट पेज वाला डेटा भी इंपॉर्टेंट है। देखिए वैभव, एसएससी कुछ भी पूछता है, मेरे हिसाब से हाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। हाइट एक्चुअली मैं ज्योग्राफी के कोर्स में और हिस्ट्री के कोर्स में लिखवा चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करा। रानी की वाव, नेट जियो पे बहुत सारी हेरिटेज साइट्स की बेहतरीन डॉक्यूमेंट्रीज हैं। बेहतरीन मतलब बेहतरीन। हो सकता है मैं उसका 10% भी एक्सप्लेन ना कर पा रहा हूँ। अगर आपके पास समय हो तो ज़रूर देखना। मतलब उन्होंने जो प्रेजेंटेशन इन चीज़ों की दी है वो मतलब बेमिसाल है। जब आपके पास समय हो आप सिंपली रानी की वाव नेट जियो ऐसे करके लिखना यूट्यूब पे। अच्छा यूट्यूब पे ये सब भी आता है, आपको पता है? यूट्यूब पे सिर्फ यूपीएससी मोटिवेशनल वीडियोस, फाइनेंशियल प्लानिंग, म्यूचुअल फंड और कट ऑफ एनालिसिस और मोटिवेशनल स्पीचेस के अलावा भी चीज़ें हैं, वो भी फ्री हैं। एक बार देख के देखना, आपको पता लगेगा, ठीक है? रानी की वाव यानी क्वींस स्टेपवेल, इसकी एक बड़ी लंबी सी कहानी है, उस तरफ हम नहीं जाएँगे कि ये क्यों बनवाया गया, एक बार युद्ध हुआ था और रानी ने कहा नहीं पहले इसे हम पूरा करेंगे, उसके बाद ये वो सब कहानी हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज़ एसएससी नहीं पूछेगा, ठीक है जी? रानी की वाव यानी क्वींस स्टेपवेल, ठीक है? ये पटन नाम की जगह जो गुजरात में है वहाँ आपको देखने को मिलती है। 2014 में इसे लिस्ट के अंदर जो है ऐड करा गया है। ये आ गई जी लंबी चौड़ी कहानी। आप इससे एक बार गो थ्रू कर लेना आराम से। मैंने जो आपको मेनली पढ़ाना था वो ये है कि ये कहाँ पर है, पटन में, गुजरात में, क्वींस स्टेपवेल और साथ में 2014। ये 3-4 बातें बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अलावा आप बिल्कुल आगे गो थ्रू कर सकते हैं, जैसे आपको गुर्जरा आर्किटेक्चर के रूप में ये देखने को मिलता है और बहुत सारी बातें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं कि कई सारी स्टेप्स में जो है बनी हुई है, जैसा आप नाम में भी देख सकते हैं यहाँ पे स्टेपवेल करके लिखा गया है, ठीक है? अ, आपको ये उल्टा देखने को मिलता है। जब आप इस इमारत को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक इमारत सीधी बनाई और उसे उल्टा करके ज़मीन में गाड़ दिया। आप जब इसे देखेंगे तब आप इसे समझेंगे। मतलब आप जब इसे देखेंगे आपको लगेगा उल्टी इमारत है, लेटी हुई इमारत बनी हुई है। आप इसे एक बार देखिएगा वीडियो में तो आप बेटर तरीके से समझ पाएँगे। अच्छा आपने नोटिस करा होगा मैंने फ़ोटोज़ पे ज़्यादा काम नहीं करा, ना ही अननेसेसरी फ़ोटोज़ 10-10 दिखा रहा हूँ बिकॉज़ फ़ोटोज़ देखने के लिए अच्छी हैं बट एक्चुअली तो फैक्ट्स ही पूछे जाएँगे, तो मैं फैक्ट्स पे जो है ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ। स्टेपवेल होता है वो दिशा। बेसिकली ये जो है वाटर स्टोरेज के लिए जो है बनाया गया था, आप ऐसा मान सकते हैं। बिल्कुल जैसा पुनीत ने भी लिखा है, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। देखो, रेड फोर्ट कई सारे हैं, लाल किला कई सारे हो सकते हैं, बट जब हम लाल किला बोलते हैं, तब हम दिल्ली वाले लाल किले की ही बात करते हैं बिकॉज़ वही है द रेड फोर्ट। आगरा में भी है और भी 1-2 जगह है, बट जब रेड फोर्ट लिखा दिखे, तो पहली नज़र दिल्ली पर जानी चाहिए, क्योंकि वही मेन है। आप दिल्ली अगर कभी गए हैं या दिल्ली के हैं तो आपको पता होगा चांदनी चौक
के पास ही आपको देखने को मिलता है। अगर आपने कभी पराठे वाली गली सुना है, या फिर आपने नई सड़क सुना है, या फिर आप कभी शॉपिंग वगैरह पे जाते हैं, या फिर गुरुद्वारा शीशगंज आपने सुना है, तो गुरुद्वारा शीशगंज जो है वो मान लेते हैं यहाँ पर है। यहाँ से मेट्रो से आप बाहर निकलते हैं, ये एक सीधी सड़क है इस तरीके की, और यहाँ पर आपको अंदर जाके पराठे वाली गली मिलती है, उसके सामने हल्दीराम की व्हाइट बिल्डिंग है, और आप इससे सीधा जाएँगे तो यहाँ पर आपको जो है लाल किला देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा है लाल किला, और जब आपकी जॉब लग जाएगी, अगर आप दिल्ली चाहते हैं और आपको दिल्ली मिल गया, तो आपके ऑफिस से ज़्यादा दूर नहीं है ये, काफ़ी ज़्यादा पास है ये। तो आप ज़रूर यहाँ घूमने, यहाँ इंडिया गेट वगैरह जो है आप जा सकते हैं, ठीक है। रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स यानी लाल किले की बात हो रही है, सेंटर दिल्ली के ऑलमोस्ट सेंटर में ही है ये, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट हो गया दिल्ली का, नई दिल्ली में है, 2007 में जो है इसे ऐड करा गया है, ठीक है जी। अब प्रिंस का एक सवाल आया है, ऑफिशियल ग्रेटर नोएडा से हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है, वो ग्रेटर से है या फिर कहीं और नोएडा से है, बताओ? नहीं पड़ता ना फ़र्क, फिर बताओ यार, बताओ, खुद ही मुझे मौका दे रहे हैं। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, कुछ नहीं मिलेगा, ऑफिशियल कहीं से भी हो, ऑफिशियल का भी अगला नंबर आ जाएगा। मत करो, अब वो हाँ या ना कुछ भी लिखता, अगला नंबर उसी का था, मैं उसे नॉर्मल नोएडा में भेज देता 2 मिनट में। पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, ठीक है? रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है, वो 2007 में ऐड हुआ इस लिस्ट में। सेंट्रल दिल्ली में है, जिसे आप सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यू दिल्ली भी बोलते हैं, और वैसे आपको ये नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन के आसपास, इनफैक्ट पुरानी दिल्ली जो चांदनी चौक वाला मेट्रो है, उसके आसपास मिल जाएगा। बहुत बड़ा है, उसकी बस एक छोटी-सी फ़ोटो मैंने ऐड करी है, और इसके बाद चलते हैं भीमबेटका। ठीक है जी। भीमबेटका कहाँ पर है? विंध्यन फुटहिल्स पे है, और एक छोटा-सा होमवर्क जो मैंने स्पेशल क्लास में आयुष्मान नाम के बच्चे को दिया था, बट अभी तक आयुष्मान उसका आंसर नहीं ढूँढ पाया है। पता नहीं वो इस क्लास में है या किसी और क्लास में है। मैं आपको भी वो होमवर्क देने की कोशिश करता हूँ। विंध्यन फुटहिल्स तो हैं, अगर एक पहाड़ ऐसा है ना? ऐसे ही होगा पहाड़, तो वो नीचे की तरफ है इसके या ऊपर की तरफ है? हमें पता है कि ये विंध्य है, ये सतपुरा है। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है। मेरा सवाल ये था, ये आपका होमवर्क है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। कई लोग इस साउदर्न सदन को देख के कह रहे हैं कि यही आंसर है, फिर भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है जी? मैंने कल परसों की स्पेशल क्लास में पूछा था शायद ये सवाल, और आपको मैं जो पेपर एसोसिएटेड बातें वो बताता हूँ। रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, ये आपको विंध्या पर्वत श्रृंखला से जो है देखने को, पर्वत श्रृंखला के पास आपको देखने को मिलता है। होमवर्क रिपीट कर देता हूँ। वैसे तो होमवर्क बहुत ज़्यादा हो गया है आप लोगों के हिसाब से, फिर भी कोई बात नहीं, होम पे भी तो आप बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है। देखो, होमवर्क ये है कि विंध्या माउंटेन है, मान लेते हैं जी विंध्या माउंटेन है, ठीक है? इस तरीके के, थोड़ा डाउन आके बनाना चाहिए था, तो ये इस तरफ है या इस तरफ है? आप समझ गए मेरा सवाल क्या है? भई एक पर्वत श्रृंखला ये एक ही है, तो इसके साउथ में है, इसके नॉर्थ में, ये मेरा सवाल है। अब आप आराम से इसे घर पे करते रहिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी पेंटिंग्स-वेंटिंग्स देखने को मिलती हैं, जैसा आप देख भी सकते हैं। मेरी पेंटिंग और इनकी पेंटिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, आप जैसा देख भी पा रहे हैं। मेरा इंस्पिरेशन यहीं से आया है, बस कुछ हज़ार सालों का गैप है जिसमें लग रहा है पेंटिंग की कला हम डेवलप नहीं कर पाए। अभी भी वी आर ऑन द सेम पेज ओनली। खैर आप भी मेरे साथ ही हैं, आप अपने आप को बहुत कोई एमएफ हुसैन मत मानिए, आपसे भी बनवा के देख लूँगा ना, बस सच सामने आ जाएगा। विंध्यन फुटहिल्स 5 बार बोल दिया है, याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है? और मेसोलिथिक पीरियड से एसोसिएटेड है, ये भी आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। चलें जी आगे। अच्छा। ताजमहल, वाह! ताज सुना होगा आपने, चाय पत्ती भी आती है, और साथ में एक सातवाँ अजूबा भी आप इसे कह सकते हैं, 7 अजूबों में से एक आप उसे कह सकते हैं, ठीक है जी? बहुत फ़ेमस है, बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, और बढ़िया बात ये है सबसे कि मैं यहाँ पे घूमने गया हूँ, तो मैं आपको इस बारे में बता सकता हूँ। ये आपको आगरा में देखने को मिलता है, और जितना बड़ा आपको ये फ़ोटो में दिखता है, एक्चुअली उससे काफ़ी बड़ा है। जब आप इस रास्ते पे सीधा जाएँगे, इस रास्ते पे, तो ये आप समझ जाएँगे कि काफ़ी बड़ा है ये ताजमहल, और उसके बाद दुःख की घड़ी आएगी जब वो कहेंगे जूते उतार दीजिए, और उसके बाद आपको नंगे पैर यहाँ घूमना होगा। वो उसपे कुछ पहनने का कपड़ा सब बेचते हैं वहाँ पर, बट अगेन गर्मी ज़्यादा होती है, तो पूरी प्रॉपर गर्मी में यहाँ मत जाइएगा गलती से भी, आपको काफ़ी तकलीफ होगी। इसके ठीक पीछे की तरफ एक नदी बहती है, कोई बता सकता है? यमुना नदी। इसके ठीक पीछे जब आप इसके दूसरी तरफ खड़े होंगे वहाँ पर, और आप सोचेंगे कि अरे! मैं तो ये बनवा ही नहीं पाया। अरे ताजमहल चाय पत्ती हम ला नहीं पा रहे, हम उसमें भी टू डेट चाय पत्ती से काम चला रहे हैं, और तुम ताजमहल बनवाने की बातें कर रहे हो। तो पीछे की तरफ आपको इसकी यमुना बहती हुई दिखेगी। ये 7 अजूबों में से एक है, भारत का एकमात्र ऐसा मॉन्यूमेंट जो कि 7 अजूबों में जो है काउंट होता है, और इसे बनवाया गया था शाहजहाँ जी के द्वारा। ये वेरी यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। वैसे 1653 भी आप इसकी जगह लिख सकते हैं, बट इन्होंने पता नहीं यूनेस्को वालों ने डेटा क्यों डाला हुआ है, अपना 53 वाला डेटा जनरली सही रहता है। ठीक है जी? इन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान में, उनकी याद में इसे जो है बनवाया था, और पत्नी का नाम था मुमताज़ महल, और उन्हीं के नाम पे बना ताज महल। आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, ये क्या होता है? मकबरा।
श्याम, यानी जब किसी को दफनाया जाता है और उसके ऊपर कुछ बनाया जाता है तो उसे आप मकबरे के नाम से जानते हैं, और ये टेक्निकली एक मकबरा ही है, बिकॉज जब आप यहाँ घूमने जाएंगे तो फाइनली आपको मौका मिलेगा इस यहाँ पर अंदर जाने का। ये जो पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं, शायद आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आप अंदर जाएंगे और इतनी स्पीड में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि राजीव चौक मेट्रो वाली भीड़ होगी, वो लोग आपको धक्का देते 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 गोल चक्कर मारेंगे और शायद इधर से बाहर आ जाएंगे। आपको महसूस भी नहीं होगा, कुछ अंदर दिखेगा भी नहीं, अंदर अंधेरा भी होगा। आप कोशिश करेंगे इधर उधर झांक लें, बट आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अगर आप गए हैं ताजमहल तो ही आप इन बातों से रिलेट कर पाएंगे, और अदरवाइज शायद आप अभी नहीं समझ पाए। बहुत स्पीड में जो है अंदर जाते हैं, भीड़ आ रही होती है, आगे बढ़ते बढ़ते पता भी नहीं लगता कब बाहर आ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। ठीक है जी, ताजमहल के बारे में मैंने आपको काफी सारी अच्छी बातें बताई। अब जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हम तो इसे कोणार्क लिखते हैं, बट इन्होंने अपनी साइड पर ऐसे दे रखा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम भी खुश हो लो। ये जो ऊपर ऐसे एरो सा बना है, इसका मतलब ये है कि इसे प्रोनाउंस करना है, इस वजह से इन्होंने इसे इसके ऊपर ऐसे इसे टोपी पहना दी है। ठीक है, कोणार्क बोलते हैं वैसे हम इसे सिंपल, और उड़ीसा के पूरी जिले के अंदर आपको देखने को मिलता है, और 1984 में इसे इंस्क्राइब करा गया था सन टेम्पल को। ठीक है जी, थोड़ा सा ब्रेक आपको दे देता हूँ मैं, बैठे रहिए बस आराम से आधा मिनट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ऑफिशियल ने आंसर टाइप कर दिया था, देख लो भाई शिवा क्या कह रहे हैं ऑफिशियल। वो तो अच्छी बात है, ऑफिशियल में भूल गया कि ग्रेटर नोएडा वाली बात की बात हो रही है शिवा के द्वारा। सोचो मुझे याद रहता तो कितनी दिक्कत हो जाती है आपके लिए, है ना। खैर ब्रेक था तो सोचा आपसे थोड़ा सा लाइटर नोट पे बात कर लेते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सन टेम्पल जो कि कोणार्क में देखने को मिलता है, और 1984 में जो है ये इंस्क्राइब हुआ था, ये आपको पूरी जो कि उड़ीसा में है वहां आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, ये कुछ ऐसा दिखता है। लंबी चौड़ी कहानी आपको दे रखी है, बट सच बोलूं आपसे गिनी चुनी बातें वो पूछता है। सबसे पहले इसे किसी और नाम से भी जाना जाता है, ब्लैक पेगोडा। दूसरा पूछेगा कहाँ पर है, वो लिखा हुआ है, कौन सी सेंचुरी में इसे, कौन से ईयर में इसे ऐड करा गया, लिखा है। फिर ये पूछा जाएगा कि कौन से देवता से एसोसिएटेड। ध्यान से देखो, इटैलिक में एक वर्ड लिखा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। यानी ये मेनली जो है सूर्य देव से जुड़ा है, सन गॉड से एसोसिएटेड है। ये आपको आई थिंक पता होगा तो अच्छा रहे। ठीक है जी, कलिंगन टेम्पल आर्किटेक्चर है, इसे याद करने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी, बिकॉज कलिंग नाम की जो जगह है वो आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलती है। इनफैक्ट कॉलेज भी है किड्स कलिंगा करके, आपने सुना होगा। अगर आपने बीटेक वगैरह करी है तो हो सकता है आपने कहीं सुना हो इसे। ये उड़ीसा के अंदर आपको जो है देखने को मिलता है। मुद्दे की बातें ये है कि ये आपको 1984 में ऐड करा गया था, पूरी जिले उड़ीसा में है, ब्लैक पैगोडा के नाम से इसे जाना जाता है, और सूर्य देव से ही एसोसिएटेड है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ली कोर्बूजियर, ये कौन बंदा है और हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं। ये एक ऐसा बंदा था जिसने बहुत सारे बड़े बड़े काम करे और हमारा सिलेबस पढ़ा दिया। हम इन्हें मेनली जानते हैं किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, क्या कौन सी जगह इनके द्वारा बनाई गई थी, चंडीगढ़। तो मैंने स्क्रीन पर चंडीगढ़ क्यों नहीं लिखा, क्या इन्होंने चंडीगढ़ के अलावा और कोई जगह भी बनाई है। होमवर्क के लिए गुड आंसर। भुवनेश्वर, मेरठ। भारत में माना जाता है कि इन्होंने एक ही सिटी डिजाइन करी थी जिसमें पूरा कंट्रीब्यूशन इनका माना जाता है, वो है चंडीगढ़। यानी अगर भारत पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं आप, तो इनके नाम से एक ही शहर जुड़ा है, वो है चंडीगढ़। आप कभी गूगल मैप पे चंडीगढ़ को देखना, आपको बड़ी हैरानी होगी उसके मैप को देख के, क्योंकि वो एक्चुअली आपको दिखेगा छोटे 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 डब्बे हैं। मतलब आप एक्चुअली वहां पर देख पाएंगे ऐसे ऐसी सड़कें हैं, सच में ही ऐसी सड़कें हैं। जैसे नॉर्मल शहरों में तो क्या होता है ना, ऐसा कुछ भी कहीं कहीं जा रहा है, बट चंडीगढ़ आपको ऑलमोस्ट ऐसा ही देखने को मिलेगा। प्रॉपर सीधी सीधी लाइंस में, ऑलमोस्ट आप उसे कह सकते हैं रेक्टेंगुलर क्यूबिकल जो है उसका स्ट्रक्चर है, बिकॉज इट इज अ प्लान्ड सिटी। ठीक है, पहला शहर जिसे माना जाता है पहले प्लान करा गया फिर बनाया गया, वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक यूटी भी है और पंजाब हरियाणा दोनों की जो है वो कैपिटल भी है, दोनों के बीच में पड़ती है, और अम्बाला नाम की जगह से करीब आधा पौना घंटा से 1 घंटा दूर है। ठीक है, लेकिन हमने क्यों वहां पर मेंशन नहीं करा, क्योंकि भले ही भारत में इनका मेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ चंडीगढ़ को लेके था, बट इन्होंने दुनिया में बहुत कुछ करा। टोटल 7 ऐसे देश हैं जिनमें 17 ऐसे इलाके हैं जहां पर इनका कंट्रीब्यूशन है। तो भारत पॉइंट ऑफ व्यू पे जब आप देखेंगे तो हम तो चंडीगढ़ पढ़ेंगे बस,
क्योंकि हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टिल अगर वो मुश्किल लेवल पे खेलना चाहे तो वो 7 आपको कंट्री में से कोई सी 3 देके कहेगा चौथी कौन सी गलत है। तो आपको ध्यान रखने, मैंने मैप के साथ ऐड करा है, थोड़ा सा रिवीजन में आपको आराम रहेगा। आई डोंट थिंक ये सब कोई पूछेगा कि टोक्यो में नेशनल म्यूजियम ऑफ वेस्टर्न आर्ट्स किसने डिजाइन करा, इस तरीके नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अपन से बोला ही नहीं जाएगा ला प्लाटा वगैरह, को नहीं बोल पाएगा, है ना। प्लेटर बोलने में तो अपने को दिक्कत आती है, रेस्टोरेंट में प्लाटर है और पता ही नहीं उसमें आएगा क्या, पता है धुआं धुआं सा हो सकता है, कुछ आएगा। तो ये सब मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा। बट कंट्री आपसे पूछ सकता है कि अर्जेंटीना, फ्रांस, इंडिया, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, जापान। थोड़ा सा आप इसे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पे चंडीगढ़ आपको ध्यान रखना है, टोटल 17 साइट्स, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 7 कंट्रीज है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को या नहीं? अब आप में से मुझे कोई बता सकता है ये कौन सी कंट्री के हैं? मैं हिंट देता हूँ आपको, इंग्लैंड तो नहीं है, नाम ही नहीं है इंग्लैंड, सोच के देखो। फ्रेंच ही है ये, बिल्कुल सही, फ्रेंच कह सकते हैं। एक्चुअली ये स्विट्जरलैंड के थे तो, लेकिन ये फ्रेंच सिटीजन थे, तो फ्रेंच, इन शॉर्ट आपके सवाल का आंसर फ्रेंच रहेगा। बाकी पैदा जो है ये स्विट्जरलैंड में हुए थे। तो स्विट्जरलैंड और फ्रांस का कंट्रीब्यूशन तो समझ गए, ये भी हम पता ही है हमें भारत में कंट्रीब्यूशन है, बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है जी, फ्रेंच पर्सनैलिटी है, बॉर्न इन स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं जी, अगली साइट जंतर मंतर। आप सबसे पहले ये बताएं, आपको समझ में आ रहा है ना? मैंने ये मैक्सिमम लेवल पे ली है क्लास, मतलब इससे ऊपर कंटेंट शायद ही आप पढ़ सकते हैं, लेकिन घर पे मेहनत लगेगी। मैं ऐसी क्लासेस कम ही लेता हूँ, पूरे पूरे साल में कभी कभी 2-4 ही ऐसी बड़ी क्लासेस लेता हूँ। ये उनमें से है, जैसे नोबेल प्राइज की क्लास थी, एक बार मैपिंग की क्लास ली थी, कुछ उस टाइप का कंटेंट बन गया है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। जंतर मंतर, देखिए जंतर मंतर भी कई सारे हैं, दिल्ली में भी है जंतर मंतर, आपने कहानियां सुनी होगी जंतर मंतर में खो जाते हैं और फिर वहाँ पे लोग आपको पकड़ लेते हैं, ऐसा वैसा। और वो कहानियां सारी झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जंतर मंतर जो एक्चुअली बनाया गया था वो एक तरीके की ऑब्जर्वेशन साइट थी। जैसा आप देख भी पा रहे हैं, जंतर मंतर एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन साइट है। और ये जो है जयपुर में आपको देखने को मिलती है। जंतर मंतर कई सारे हैं, बट जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो जयपुर वाली है। ठीक है, कब ऐड हुई है? 2010। ठीक है, नहीं आती थी, ज्योग्राफी के कोर्स के आखिरी की 500 क्लासेस आप देख सकते हैं। और कुछ ऐसा दिखता है, कई सारे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, 20 मेन स्ट्रक्चर आप ध्यान रख सकते हैं। रीड करते हैं थोड़ा सा। प्रिंस जयसिंह द्वितीय, उस समय प्रिंस राजकुमार थे, आगे जाके महाराजा बने। आपको ये ध्यान रखना है, ये किसने बनवाया है? ये बनवाया गया है जयसिंह द्वितीय जी के द्वारा। क्या बनवाया गया है? जंतर मंतर। कहाँ पर है? जयपुर में। फिर से बोलता हूँ, जंतर मंतर जयपुर में है और महाराजा जय सिंह द्वितीय जी के द्वारा बनवाया गया। अब आप मुझे बताइए जयपुर किसने बनवाया है? क्या सेम आंसर होगा? सेम आंसर होगा। थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है जी, अगले नंबर पे आ गए जी हम, मुंबई। यहाँ पर आपको 2 नाम देखने को मिल रहे हैं, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। पेपर एसोसिएटेड बातें बता देता हूँ। सबसे पहले विक्टोरियन गॉथिक कहाँ पर है, आर्ट डेको एंसेम्बल्स कहाँ पर है? मुंबई में। आपसे राज्य पूछता है तो आपको महाराष्ट्र पे टिक करना है। ठीक है, डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन जो है वो 2018 है। अभी क्या है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनसेम्बल्स या एनसेम्बल्स? इसका मतलब क्या है? आर्ट डेको के आगे जो शब्द लिखा हुआ है, कलाकारों की टुकड़ी। मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने टाइटैनिक देखी है तो उसमें जो आखिरी वाला सीन है जब जहाज डूब रहा है, तो वहां पर 2-3 लोग आते हैं भागे भागे, और वहां पर जो है वायलिन वगैरह बजाने लग जाते हैं। वो कहते हैं मरेंगे तो मरेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा मूड सही कर लेते हैं, है ना। तो आप उन्हें देखकर इमेजिन कर सकते हैं कि 5-7 लोग मिलकर वहाँ पे म्यूजिशियंस हैं और वो जो है जनता को खुश करने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। वो होता है एक तरीके का एनसेम्बल। मैंने बहुत छोटे लेवल पे बताया है, 4-5 लोग नहीं, एक्चुअली इसमें सैकड़ों लोग हो सकते हैं एक साथ, जो होता है ना एक, आप अपने जैसों का एक ग्रुप बन जाता है, जो जनरली 2-4-5 से लेकर 100-200 का भी हो सकता है, कुछ उस तरीके का ग्रुप आप मान सकते हैं, और उसे एनसेम्बल बोला जाता है। ठीक है, मुंबई हमेशा से ही बहुत बड़े लेवल पे डेवलप हुई है। रीजन बीइंग, मुंबई एक ऐसा बड़ा शहर है जहाँ पर पोर्ट भी है, तो वहाँ पे कल्चरल एक्सचेंज बहुत अच्छा हुआ है शुरू से। सेम हुआ है गोवा के साथ, बट क्योंकि मुंबई में पैसे वाले लोग भी बहुत रहते हैं, मूवीज वाले लोग बहुत सारे रहते हैं, तो मुंबई का डेवलपमेंट बाकी सबसे बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हुआ है। मुंबई हर तरीके के लोगों को सूट करती है, सिर्फ गरीब लोगों को छोड़ के। गरीब में मैं मिडिल क्लास को वहाँ पे गरीब मानता हूँ, यानी जो आम पूरे देश में मिडिल क्लास है वो वहाँ पे पुअर है एक्चुअली। अगर आपको कभी पोस्टिंग का मौका मिले, सजेशन है, अगर आपका कोई रिलेटिव ऐसा रहता है मुंबई में जो आपको अपने घर पे रख सकता है पूरी जिंदगी, तो ही आप मुंबई को भरिएगा, अदरवाइज आप मुंबई अवॉइड करिएगा। बिकॉज क्या कमाते हैं वो जरूरी नहीं है, क्या बचाते हैं वो जरूरी है, और मुंबई में बहुत मुश्किल है पैसे बचाना, बहुत खर्चा होता है और बहुत समय जो है खराब होता है। तो अगर आपको मुंबई और फॉर एग्जांपल बैंगलोर में कुछ चूज करना हो, तो विदाउट एनी डाउट गो फॉर बैंगलोर। मुंबई पुणे, पुणे मुंबई, नागपुर नागपुर, मुंबई है समथिंग तो समथिंग, समझ गए? मतलब समथिंग कोई चूज करना है, मुंबई से थोड़ा बच के रहना है।
अनलेस अंटिल आप कोई अंबानी टाइप के लोग हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। कुछ लोगों को वैसे मुंबई पसंद भी आता है तो जाना चाहे जा सकते हैं। विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल कहाँ पर है जी? मुंबई में। क्या बात को आप समझ पाए? बैंगलोर महंगा है लेकिन बैंगलोर में धक्के कम है। धक्के खाने के लिए मूव करना पड़ता है। बैंगलोर डज नॉट मूव। बैंगलोर का ट्रैफिक जाम ऐसा है, वो धक्के नहीं खाने देगा आपको, वो जाने ही नहीं देगा कहीं। अब मैं बैंगलोर की बुराई करना शुरू कर दूंगा। अभी के लिए इधर आ जाओ फटाफट। विक्टोरियन गॉथिक आर्ट डेको एंसेम्बल 2018 में ऐड हुआ है और ये मुंबई के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्या मेरी बात आप समझ पाए? आगे बढ़ते हैं जी। इसकी फोटो मैंने ऐड नहीं करी है बिकॉज एक फोटो से ऐसा कुछ समझ ना आता, तो मैंने सोचा मेन मेन बस आपको बात जो है याद करा देता हूँ। इसे आप आराम से रीड कर सकते हैं फुर्सत में। नहीं, दोनों अलग अलग है आराधना। विक्टोरियन गॉथिक अलग है और आर्ट डेको एंसेम्बल अलग है। अगर आप चाहें तो इसे यूट्यूब पे लिखेंगे और एक वीडियो प्ले करेंगे, 2-4 वीडियोस वहाँ आ जाएंगी, तो आप और बेटर तरीके से समझ पाएंगे वीडियो के जरिए। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने जो है एक बहुत बड़ा काम पूरा कर लिया है। वर्ल्ड कप मिल जाता हमें अगर इस बात पे मिलना होता तो, लेकिन क्या कर सकते हैं, इस बात पे हमें वर्ल्ड कप नहीं मिल सकता। यस, ऑफिशियल दोनों मुंबई में है। हितेश, मैं जानता हूँ कम समझ आया होगा, बस आपको वो 2 वर्ड याद रखने हैं और ये ध्यान रखना है कि वो मुंबई के अंदर है और कौन से ईयर में ऐड हुआ, उतना याद करिए काफी है। कल्चरल साइट्स है 32, सारी पूरी करा दी गई है। नेचुरल है 7 और मिक्स्ड है 1। बट आगे बढ़ने से पहले, मिक्स्ड का मतलब क्या है? राहुल प्रतियोगिता मंत्रा जाएं, ऑनगोइंग प्लस कोर्सेज देखें, वहां मिल जाएगा। एक ये वाला कोर्स है मेंस के लिए, एक प्रैक्टिस कोर्स चल रहा है। मिक्स्ड का मतलब क्या है? बोथ। लाइक व्हाट बोथ? नेचुरल प्लस मैनमेड। क्या मैं कह सकता हूँ जहाँ पे नेचर कल्चर से मिलता है? फिर से सुनो, जहाँ पर नेचर कल्चर से मिलता है वो एक मिक्स्ड साइट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसा ट्राइब का पर्सन हूँ, मेरा पूरा जीवन नेचर एसोसिएटेड चीजों पे है। मैं पूजा पाठ करता हूँ, मुझे लगता है कि ये पहाड़ी है तो मैं हूँ, और मेरे जो धर्म संबंधी चीजें हैं वो सब भी नेचर एसोसिएटेड है, जो कि अधिकतर केसेस में है। इंडियन कल्चर में आपको दिखेगा हम नेचुरल फोर्सेस को प्राइम मानते हैं। तो कंचनजंगा उस कैटेगरी में आता है। बाकी डिटेल आगे चल के समझाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको 7 नेचुरल साइट्स पढ़ाने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं कहानी को। और रुकिए जरा, और चलते हैं जी हमारे वाले पेज पे। चलें आगे। नेचुरल साइट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, गलती से भी मिक्स ना हो इसलिए मैंने बड़ा बड़ा सिर्फ नेचुरल लिख के छोड़ दिया है। अब मैं आपको कुछ नेचुरल साइट्स बताऊंगा। पेपर आपसे सिर्फ लोकेशन और ईयर पूछेगा कब ऐड करा गया है, बाकी कुछ छोटी मोटी बात पूछ सकता है, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ पर है। ये आपसे पेपर कई बार पूछ चुका है। ये आपको देखने को मिलता है जी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। ये मेरे स्टैटिक का जो कोर्स है उसके नेशनल पार्क वाले चैप्टर के अंदर भी मैंने पढ़ा रखा है। ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। सच बोलूं तो मेनली इतना पता है तो काम बन जाएगा, बाकी कहानी आई डोंट थिंक इम्पोर्टेंट है। 2014 में ये ऐड हुआ है इस लिस्ट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। और थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे तो आप यहाँ पर थोड़ी बहुत रीडिंग कर सकते हैं। आई डोंट थिंक यहाँ से कोई डायरेक्टली सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ये कितने हेक्टेयर में है, ये सब मुझे नहीं लगता कोई पूछेगा या कोई बता सकता है पेपर में बैठ के। तो सिंपली ये याद रखें कि नेशनल पार्क कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। कौन से ईयर में ऐड हुआ है? 2014 में। बिल्कुल क्लास डॉक्टर स्ट्रेंज बिल्कुल हैवी है, एंड इट इज सो स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज की क्लास हैवी है बट मजा आ रहा है ना। बट स्ट्रेंज, बट आई थिंक इट इज गुड इन अ पॉजिटिव सेंस। अच्छा है ये। आगे चलते हैं। खैर, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा सुनते ही सबसे पहले आपको एक एनिमल याद आना चाहिए। क्या? राइनोसेरस, एक सींग वाला गैंडा, है ना? देखा होगा आपने, इस तरीके का कुछ होता है। हाँ मत कर देना, पीछे पड़ जाएगा ये आपके। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मेन मुझे एक सींग पे फोकस कराना था, तो वो बताया। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? असम में है। 1985 के अंदर जो इसे ऐड करा गया है। और आपको इसके अलावा ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको वन हॉर्न राइनोसेरस के अलावा भी आपको टाइगर, एलिफेंट्स ये सब देखने को मिलते हैं। बट सच बोलूं तो पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये असम में है, और साथ में यहाँ पर आपको वन हॉर्न राइनोसेरस देखने को मिलता है। ये आप देख भी सकते हैं। देख पा रहे हैं आप? अरे वो आपको देख पा रहे हैं, आप उसे नहीं देख पा रहे, ऐसे कैसे काम चलेगा? ध्यान से देखो भाई, कैसे कैसे काम चलेगा। चलो खैर कोई बात नहीं, विश्वास कर लो वहां पर है, ठीक है जी। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में भी मैंने काफी सारी कहानी दे दी है। बट आई थिंक पेपर एसोसिएटेड बात आपको बस ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर आपको वन हॉर्न राइनोसेरस जो है देखने को मिलता है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी से एसोसिएटेड। दूसरी चीज आपको ये पता होगी तो काफी है। चलें आगे। जिन जिनको सच में राइनो इसमें दिख गए उन्हें बहुत बहुत मुबारक हो। अभी भी नहीं दिखे क्या? चलो
आई अंडरस्टैंड क्लास हैवी है, इसलिए थोड़ा बहुत आपसे हंसी मजाक करते चल रहा हूँ। अगले नंबर पे आता है मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुछ हिस्सा इसका आप कह सकते हैं कि भूटान की तरफ मान सकते हैं, बट अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आ, ये असम के अंदर है बस। मानस नदी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, जो भूटान एसोसिएटेड भी है, बट इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू पे हमारे लिए असम में है, बस बात खत्म। लिखा भी होगा मैंने कहीं, हाँ ये देखो लिखा हुआ है, असम में है, 1985 में इसे इंस्क्राइब करा गया है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी असम में है, 1985 में जो है इसे ऐड करा गया है। ये पूरी कहानी है, आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हैं। मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैंने आपको बता दी है। ये क्या है जी, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये असम में है और ये 1985 में ऐड करा गया है। मानस रिवर भी एक है बिल्कुल शाम, जो कि असम में भी बहती है। बाकी आपको उसके बारे में पढ़ने के लिए से एक बार रिवर्स वाला टॉपिक पढ़ना होगा, ज्योग्राफी के रिकॉर्डेड कोर्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। केवला देव नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में। पेपर बहुत बार पूछ चुका है, कहाँ पर है जी? राजस्थान में। आगरा आपको पता होगा, बाउंड्री के काफी ज्यादा पास है। किस किस के? एक तो आगरा पास है एमपी के, एक पास है राजस्थान के। एमपी का जो ग्वालियर है, ग्वालियर आपको पता है ना कहाँ पर है? ये जो हम्प जैसा है ना एमपी का, इसमें यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके और आगरा के बीच में 2-2.5 घंटे से ऊपर का जो गैप है वो आपको नहीं देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी ये राजस्थान में ही माना जाएगा। और ये भी 1985 में ही जो इंस्क्राइब हुआ है, ये आपको पता होगा तो अच्छा रहेगा। जिला इसमें नहीं लिखा है मैंने, मैं लिख देता हूँ, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ये सब बातें पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेयर साइबेरियन क्रेन, ये बहुत दूर से आती है यहाँ पर घूमने फिरने के लिए, जैसा कि आप यहाँ पे लिखा भी देख रहे हो। ठीक है, घूमने के लिए आती रहती है, खाती पीती मौज करती है, फिर चली जाती है। ठीक है जी। अभी और कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बचे हैं, नीरज का सवाल है। करीब करीब 4 या 5 बचे होंगे, थोड़ा सा फोकस करिए, 15 मिनट में फ्री कर दूंगा। ठीक है जी। ये है कुछ फैंसी फोटोज, आप देख सकते हैं, केवला देव नेशनल पार्क की है, मैंने नहीं खींची है, मैंने साइट से उठाई है सिंपली। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। ठीक है सर, बस आज के लिए इतना ही। ओके हितेश, मिलते हैं अगली क्लास में आपसे, बाकी सब क्लास में बने रहिए। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क 1988 में इसे ऐड करा गया है, उत्तराखंड में आपको देखने को मिलता है। आज भी जब आप जाएंगे इनकी साइट पे तो वहां पर आपको उत्तरांचल लिखा दिख रहा है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दैट। जब आप जाएंगे यूनेस्को की साइट पे तो वहां पर उत्तरांचल लिखा हुआ दिख रहा है, जो कि गलत है। आज इसे हम उत्तराखंड के नाम से जो है जानते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि नंदा देवी नेशनल पार्क या फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, ये सब जो जगह है ये उत्तराखंड में है, 1988 में इसे ऐड करा गया है। आई थिंक इतना काफ़ी है, फिर भी रीड करना चाहें आप आराम से कर सकते हैं। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सीधी बात, नो बकवास। लेकिन सुंदरबन के बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वहां पर आपको देखने को मिलता है, और ये है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट वाला एरिया, बिकॉज मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको डेल्टा वाले इलाकों में देखने को मिलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, मैंग्रोव का भी मतलब बताता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा, इसे आप सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जिसे आप मेघना डेल्टा भी कह सकते हैं। और क्योंकि मेघना नदी मेनली गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बनी है, एक्चुअली इसमें बराक और भी कई सारी नदियां पानी देती है, बट स्टिल यही दो मेन नदियां हैं, तो हम इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह सकते हैं। इसका मेजर पोर्शन बांग्लादेश में है, माइनर पोर्शन भारत में है। इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, रोने धोने की, जो फैक्ट है बस आपको वो बताया जा रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो मोर देन हाफ ऑफ इट इज इंडिया लिखा है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मोर देन हाफ जो है वो आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों लिखा है। खैर आगे चलते हैं। 1987 में डेट ऑफ इंस्क्रिप्शन हुई और आपको भारत में जो है ये वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है। अब एक छोटी सी बात, मैंग्रोव क्या होते हैं? देखिए कई सारी लकड़ियां ऐसी हैं जो पानी के अंदर खराब नहीं होती। क्लासिक एग्जांपल जिससे नाव बनती है, वो लकड़ी पानी में खराब नहीं होती। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डेल्टा वाले हिस्से में पानी पहुंचता है तो पानी काफी धीरे हो जाता है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट रुक जाता है। तो वहां पर जो पेड़ उगते हैं उन्हें पानी के अंदर ही बड़ा होने की आदत होती है, और उस वजह से वो लकड़ी वाटर रेजिस्टेंट होती है। वो जो पेड़ होते हैं उन्हें मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, और वो जनरली पानी के अंदर ही बड़े होते हैं, तो खराब नहीं होते। और आपने शायद एनाकोंडा वगैरह देखी होगी, तो उसमें देखा होगा ना, बंदर पेड़ों के ऊपर बैठे होते थे, जिन्हें पकड़ के एनाकोंडा को खिलाया जाता था उसे कैद करने के लिए। तो वो जो पेड़ थे वो तो पानी के अंदर ही बड़े हो रहे हैं, मिट्टी उनकी लकड़ी खराब ही नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो मैंग्रोव फॉरेस्ट हो। क्योंकि सुंदरबन नाम है, तो यहाँ पर जो मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो सुंदरी ट्री के नाम से जाने जाते हैं।
यानी सुंदरी ट्री सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाली मैंग्रोव ट्रीज को कहा जाता है। सीजीएल 2018 का सवाल है। सुंदरी ट्री क्या है? सुंदरबन डेल्टा में पाए जाने वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो पेड़ उगते हैं। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी प्रिया, बहुत बहुत मुबारक हो, काफी अच्छा लगा आपके मैसेज को पढ़ के। ऑल दी बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए। आगे बढ़ते हैं जी। ये सारी कहानी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। अब ये देखेंगे आप, यहाँ पर लिखी है सही बात, 2/3 आपको देखने को मिलता है बांग्लादेश में और 1/3 जो है आपको भारत के अंदर देखने को मिलता है। बट आई थिंक ये फैक्ट्स कोई नहीं पूछने वाला। फिर भी आप घर पे पढ़ें और आपको कंफ्यूजन हो, उससे बढ़िया मैं इसे यहाँ पे काट देता हूँ। ये इसे हटा सकते हैं। ज्यादा पोर्शन बांग्लादेश, कम पोर्शन भारत की तरफ है। ठीक है जी। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स का कोई राज्य नहीं होगा, बिकॉज वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट का कोई राज्य फिक्स नहीं है। ये सूरत के ठीक नीचे से शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल तमिलनाडु तक जाते हैं। तो ये आपको पूरे वेस्टर्न कोस्ट पे देखने को मिलते हैं। इन्हें 2012 में ऐड करा गया है। बहुत ज़्यादा सुंदर है वेस्टर्न घाट्स। अगर आप घूमने कभी जाएं वेस्टर्न घाट पे कहीं पर भी चले जाइए, रेंजिंग फ्रॉम पुणे सतारा टू मैसूर टू मैंगलोर तो थोड़ा बाहर हो गया। ये पूरा जो आपका स्ट्रेच है बहुत सुंदर स्ट्रेच है। नीलगिरी वाला हिस्सा अल्टीमेट है जैसा बताते हैं। गोवा के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आगे चलते हैं। 2012 में वेस्टर्न घाट्स को ऐड करा गया उस लिस्ट के अंदर और माना जाता है कि ये हिमालय से भी पुराने हैं। ये बड़ी अजीबोगरीब बात आपको लगेगी बट ये सही बात है, क्योंकि हिमालय तो बाद में बने हैं जब तिब्बतियन प्लेट से अफ्रीका से टूटते हुए हम आके टकराए हैं। थोड़ा थोड़ा अगर आप जानते हैं हिमालय के फॉर्मेशन को तो आपको पता होगा इस तरीके ऊपर जाके वो टकराए थे। तो वेस्टर्न घाट पहले से ही एग्जिस्ट करते थे ऐसा माना जाता है। ठीक है जी। और ये वेस्टर्न घाट कहाँ पर है बता दिए। यहाँ से जो मेनली पूछेगा वो 2012 वाला सवाल जो है बन सकता है। आखिरी साइट है दोस्तों, खत्म करें इसका खेला। 1 घंटे के आसपास मुझे लग रहा था क्लास चलेगी, 1:30 हो गया। टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, कंटेंट बढ़िया से जो है कवर होना चाहिए। मिक्स्ड साइट, सबसे पहले कौन सी साइट है? कंचनजंगा। इसे ये लोग अलग तरीके लिख के बैठे हैं, हम इसे सिंपल कंचनजंगा बोल सकते हैं। कहाँ पर है? सिक्किम के अंदर। ठीक है जी, सिक्किम के अंदर है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये मिक्स्ड साइट क्यों है? क्योंकि ये धर्म से भी एसोसिएटेड है। मैं थोड़ा सा आपको पहले बेसिक पोर्शन कवर कराता हूँ। 2016 में इसे इंस्क्राइब करा गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। और ये आपको सिक्किम में देखने को मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी। और काफ़ी सारी चोटियां यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, काफ़ी सारे ग्लेशियर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। आप एक बार इमेजिन कीजिए, 26 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर, 26 किलोमीटर। एक बार आप अपने घर से 26 किलोमीटर दूर तक की कोई दूरी इमेजिन कीजिए, तब आप समझेंगे कि पानी कहाँ से आता रहता है बिना बात। हम सोचते हैं ना हजारों सालों से नदियाँ क्यों बह रही हैं, क्योंकि ग्लेशियर ही इतने बड़े बड़े हैं। एंड सेकेंडली वहां पर ये बर्फ पिघल रही है तो ग्लेशियर खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि स्नोफॉल होती है। तो स्नोफॉल अगर ज़्यादा हो रही है मेल्टिंग से तो ग्लेशियर बढ़ता है, स्नोफॉल अगर कम हो रही है तो ग्लेशियर छोटा होता है। ये कॉमन सेंस वाले सवाल है, कभी कभार आते हैं दिमाग में, तो क्लियर करते जो है चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब ये सब आप घर पे एक बार आराम से पढ़ सकते हैं। और इसमें कई सारी आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी जो मैं चाहूँगा आप एक बार घर पे पढ़ें। जैसे कि माउंट काबरू है, पेंडिम है, ये सब नाम आप एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। इसे बेसिकली नोट्स में आपको लिख के या रट्टे मारने होंगे। ठीक है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मिक्स कैटेगरी में क्या रखा जाता है? अगर उसमें नेचुरल सिग्निफिकेंस भी है और कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। व्हाट इज द नेचुरल सिग्निफिकेंस फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया? ये हजारों लाखों लोगों को, इनफैक्ट करोड़ों लोगों को पानी प्रदान करता है। बांग्लादेश शायद इसी वजह से वहां पर इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्योंकि भारत से जो नदियां जा रही है वो वहां के लोगों को खाना बनाकर दे पाती है। ये तो हो गया नेचुरल सिग्निफिकेंस। अब कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है कि जब आपकी आस्था जो है इन चीज़ों से जुड़ जाए। मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले ये आप रीड कर सकते हैं, फैंसी फैंसी बातें। नेचुरल साइट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको जो है बहुत सारे बर्ड्स, प्लांट्स, ये वो, नदियाँ, ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये तो नेचुरल वाली बात हो गई। कल्चरल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो इस वजह से क्योंकि बहुत सारी ट्राइब्स ऐसी हैं जो इन पहाड़ों की पूजा करती हैं। इस वजह से यहाँ पे कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, तो इस वजह से इसे मिक्स्ड साइट के अंदर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं जयपुर की आपसे बात करता हूँ, तो जयपुर जो है मेनली इंसानों के द्वारा बनाई गई जगह है। जो भी, अब ये ताजमहल की बात करो, ताजमहल इंसानों ने बनाया, तो वहाँ पे ऐसा नेचुरल जैसा कुछ भी नहीं हुआ। थोड़ा समझ पा रहे हैं ना, वो हमने मैन मेड एक तरीके की चीज़ है। ठीक है, ये तो है शॉर्ट में बात। आई होप आपको समझ आया होगा और यहाँ पर ये क्लास आपकी कंक्लूड होती है। देखिए 2 मिनट आपके और लूंगा, उसके बाद आपको फ्री करूंगा। वैसे जो जाना चाहे जा सकता है। अगर आप इसे कल रात 12 बजे से पहले रिवाइज नहीं कर पाए तो ये सब डेटा डेड हो जाएगा। ये फाइल पे आपको 2 से 3 घंटे देने होंगे जीवन के। ये 2 से 3 घंटे अगले 24 घंटे के अंदर ही देने होंगे, अदरवाइज सब जीरो हो जाएगा। ये 2 से 3 घंटे में प्रॉपरली क्लास को रिवाइज करना है,
पहले रिवाइज करना, ठीक है? पहले रिवाइज कैसे करोगे? पहले रीड करना फाइल को, जो तरीका है नोट्स का वो सुन लो। क्या होता है ना, जब एक बार रीड नहीं करोगे ना तो कुछ भी लिखते रहोगे। पहले फाइल को रीड करना खुद। उसके बाद क्या होगा, आपको पता लग जाएगा क्या काम का है, क्या काम का नहीं है। उसके बाद दूसरे नंबर पे चाहो तो नोट्स बना सकते हो या फिर पीडीएफ को सँभाल के रख सकते हो। मैं पर्सनली हमेशा से ही अपने नोट्स को पे बिलीव करता हूँ। भले ही 2-4 घंटे लग जाएँगे बट सटीक काम होगा। पेज बाय पेज, वर्ड फॉर वर्ड रीड करना है इस फाइल को। जी हाँ, वर्ड बाय वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड, जो भी अंग्रेजी में आप बोलना चाहें, हर शब्द को पढ़ना है भैया। करियर बनाना है तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ लो बेटे, पढ़ लो, ऐसी बातें मत करो। यहाँ पर ये क्लास कंक्लूड होती है। आप सभी का आने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। मैथ्स इंग्लिश मीडियम से और बाकी रीजनिंग को हिंदी में कर सकते हो। एग्ज़ाम में शिवानी प्रॉब्लम ये होगी बेटा, क्योंकि आपको पहले के चूज़ करना होगा आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज। और अ, उस समय आप क्या चूज़ करेंगे? अगर आपने हिंदी चूज़ कर लिया तो मैथ्स के 25 सवाल के लिए 25 बार अंग्रेजी पे जाना होगा। अगर आपने इंग्लिश चूज़ कर लिया तो 50 सवालों के लिए आपको बदलना होगा। तो आपको एक ही पे स्टिक करना होगा। आई थिंक दैट वुड बी बेटर फॉर यू। आशुतोष, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। सी, फ्रेंड्स आते हैं और जाते हैं, और आज वो दोस्त नहीं है, शायद इसी वजह से आपकी नौकरी लगी है। ये बात सच है, आप माने ना माने। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू वंस अगेन। बहुत कुछ खोना पड़ता है जीवन में, और ऐसे दोस्त किसी काम के नहीं हैं जो हर समय हमारे साथ नहीं है। अल्टीमेटली सिर्फ और सिर्फ फैमिली है जिनके लिए हम करते हैं, और कोई नहीं। बाकी सब जीवन के बस छोटे छोटे हिस्से हैं। आते हैं, अच्छे मोमेंट्स होते हैं, हँसी मज़ाक होता है, फिर वो चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। अब आप जॉइन करेंगे अपनी नौकरी को, वहाँ पे आपके नए दोस्त बनेंगे। कल को आप और कोई पेपर क्लियर करेंगे, ये भी चले जाएँगे, नए दोस्त बनेंगे। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। मेन चीज़ ये है कि यू शुड बी हैप्पी और फैमिली शुड बी हैप्पी। दैट इज़ व्हाट मैटर्स टू अ पर्सन, आई थिंक शुड मैटर टू अ पर्सन, ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, टेक केयर, गुड बाय। वंस अगेन अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। और बाकी सबको ऑल द बेस्ट इस फाइल को पढ़ने के लिए, क्योंकि ये फाइल भारी है। अच्छे से पढ़िएगा, अपने लिए पढ़िएगा, मेरे लिए नहीं, अपने लिए पढ़िएगा, ठीक है? अपने लिए पढ़ेंगे, करियर बनेगा तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। गुड नाइट। थैंक यू। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।